बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और आगाज़ में ही आपको बताएंगे कि आज जुमातुल मुबारक है। जुमातुल मुबारक की मुबारकबाद आपको, और यकीनन आज आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा क्योंकि मौसम कुछ दिनों से खासा बेहतर है। गर्मी की शिद्दत उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी थी। हाँ बिल्कुल ऐसी है इशाल। अच्छा, आज क्या इशाल लेके आई हो? आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और वो ये है कि सही उम्र का तयन करना मोबाइल के इस्तेमाल के लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको क्या लगता है हमजा, किस उम्र में बच्चों को मोबाइल दे देना चाहिए या उनको इस्तेमाल की इजाज़त दे देनी चाहिए? मेरे ख्याल में तो बच्चों को तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, उम्र की हद आपने क्या रखी है? मेरा ख्याल है हमें स्क्रीन टाइम रखना चाहिए। उम्र की हद से ज़्यादा मेरी ज़ाती राय ये है कि स्क्रीन टाइम के ऊपर ज़्यादा जो है हमें तवज्जो देनी चाहिए। जिस तरह से डॉक्टर्स हमें बता देते हैं कि जी अगर आपका बच्चा 4 साल का है तो उसको 15 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए जो भी स्टैंडर्ड टाइम है उसको रखना चाहिए, मेरी ज़ाती राय है। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि जो माहिरीन है उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आपके बच्चे की जो सही उम्र है उसका तयन करना वैसे तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मैक्सिमम आप 14 साल की उम्र के बाद उनको मोबाइल फ़ोन यूज़ की इजाज़त दें जब वो बलोगत सने बलोगत को पहुंच जाते हैं। उससे पहले ठीक है, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब उन्होंने तहकीक की है। तहकीक के मुताबिक उन्होंने जो है तकरीबन 20 जो है वो बच्चे चुने, 1 दर्जन बच्चे उन्होंने चुन लिए, 12 बच्चे उन्होंने चुने। 12 बच्चों को उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिया और कहा कि 8 घंटे आपने यूज़ करना है, 6 से 8 इंच के फासले पर रख के। अच्छा, ठीक है। बच्चों ने फ़ोन यूज़ किया और उसके बाद हुआ क्या, उन बच्चों में जब उन्होंने रिपोर्ट्स उनकी आई और उनको ऑब्ज़र्व किया, मैक्सिमम जो 9 बच्चे थे वो भैंगेपन का शिकार हो गए थे। उम्र क्या थी बच्चों की? उम्रें थी मतलब पैदाइश से कुछ ऊपर के लेके आप मतलब 2-3 साल से लेकर आप लगा लें 12 से 14 साल की। अच्छा, ठीक है। ये वो उम्रें हैं जहाँ तक माहिरीन के मुताबिक इन उम्र में आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए। जब ज़रूरत ही नहीं है तो आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ जो कल्चर है वो ये है कि माएँ अपनी जान छुड़वाने के लिए भी बच्चों के हाथ में मोबाइल या टैब देती हैं, और उनको जो बोलना भी नहीं जानते होते तो वो टैब के ऊपर कार्टून्स देख रहे हैं, मोबाइल के ऊपर कार्टून्स देख रहे हैं, उसके ऊपर झुके हुए होते हैं इस तरह से। तो ये भैंगेपन की वजह बन रहे हैं। ठीक है, ये आप सोचें कि 12 को अगर रिसर्च में शामिल किया गया बच्चों को, उनमें से 9 बच्चों में भैंगेपन की अलामात पाई गई हैं। अब डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आपने एक तो मोबाइल यूज़ 14 साल की उम्र से पहले नहीं बच्चों को करने देना। अगर आप अपने बच्चों को इस बीमारी से बचाना चाहते हैं, आंखें सबसे ज़्यादा बड़ी नेमत है यार। मतलब आपकी आंखें हैं तो फिर सब कुछ आप देख सकते हैं, दुनिया है, सब कुछ है, खूबसूरती है, सब कुछ आप देख सकते हैं। और अगर आपने यूज़ करना भी है, बड़ों के लिए, छोटों के लिए, तो सबके लिए, कि आप मैक्सिमम 8 इंच का फासला रखें और फिर मोबाइल फ़ोन को यूज़ करें। ये मोबाइल है, इसका 8 इंच का फासला तकरीबन ये बनता है। हाँ, मतलब हम इधर करके यूज़ हम यूँ करके यूज़ कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल आगे रख के। ये नहीं आपने करना। मैक्सिमम 8 इंच का फासला होना बहुत ज़रूरी है ताकि जो इसके अंदर से रेज निकलती है, यानी कि ये ज़्यादा मसला अब उन माँ बाप के लिए है कि बच्चा रो रहा है तो उसको कार्टून लगा के मोबाइल पे दे दिए जाएं, बच्चा तंग कर रहा है तो उसको गेम लगा के मोबाइल पर दे दी जाए। और अगर हम आपस में अपने किसी से मतलब किसी सहेली से वालिदा गुफ्तगू कर रही है फ़ोन पर और कोई वालिद फ़ोन कर रहा है तो बच्चे को क्या कर दिया जाए कि स्क्रीन पर बिठा दिया जाए और कार्टून आप देखें भाई, ताकि आप हमें तंग ना करें। घर में मेहमान आ जाएं, बच्चा हमें तंग नहीं कर रहा होगा। क्यों नहीं कर रहा होगा? बोल नहीं रहा होगा क्योंकि हमने उसको मोबाइल दे दिया। तो इस पे हमें खुद बच्चों को टाइम देने की ज़रूरत है और बच्चों को नुकसान हो रहा है। जब हम इसमें रिसर्च में बताया ये गया कि बहुत सारे नुकसान हैं, जिनमें से एक भैंगापन है। आपकी जहनी नशोनुमा नहीं हो पाती बच्चों की, बच्चे उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते अपनी ज़िंदगी में। उनका जहन जिस तरीके से खुलना चाहिए, प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए बच्चे को, जिस तरह से वो दब कर रह जाता है, उसका जहन नशोनुमा नहीं कर पाता। लेकिन जो उन्होंने तहकीक में सबसे ज़्यादा चीज़ ऑब्जर्व की वो भैंगापन था। इसलिए अपने बच्चों को आज से ही अपनी रूटीन में ये चीज़ शामिल करें कि आपने आहिस्ता आहिस्ता, मैं नहीं कहती कि एक ही दिन में आप, जाहिर बात है बच्चों की एक आदत डेवलप हो चुकी होती है, आपको मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके उनको मोबाइल से दूर और फिर भी वैसे भी अभी बच्चों का स्क्रीन टाइम लाजमी रखें। बच्चों को ज़्यादा देर भी मोबाइल या स्क्रीन इस्तेमाल कोई भी ना करने दिया करें। और ये बड़ी अहम रिसर्च है, बच्चों की सेहत को लेकर अहम रिसर्च है। हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग इस पर अमल करने की जितना हो सकेगा
कोशिश कर रहे होंगे। और अब हम बात करेंगे, एनसीओसी ने मुल्क भर में एसओपीज़ पर सख्ती से अमल दरामद कराने का फैसला किया, क्योंकि हम भी ये देख रहे थे कि जैसे ही कुछ केसेस कम होना शुरू होते हैं, मुस्बत केसेस की शरह कम हो रही होती है, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, मास्क भी उतार देते हैं और समाजी फासले का जो है वो भी ख्याल नहीं बिल्कुल, हम रिलैक्स हो जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत एनसीओसी का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में कोरोना एसओपीज़ पर अमल दरामद की जो कमी थी उस पर तशवीश का इजहार उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि केसेस जो हैं वो इससे बढ़ भी सकते हैं। फिर एनसीओसी ने पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने और आने वालों के लिए अहम फैसला किया है और जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के इजरा की मंजूरी दे दी गई। हाँ जी, और जिसके बाद होगा क्या कि बैरून मुल्क सफ़र करने वाले जुज़वी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट हासिल कर पाएंगे एक डोज के बाद भी। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने सूबे के हर शहरी के लिए कोरोना वैक्सीनेशन को लाजमी करार दे दिया है, जो कि बहुत अहम इकदाम है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स का यह इजलास हुआ और वज़ीर आला ने इस दौरान कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बंद करने की हिदायत कर दी। बिल्कुल, जैसे हम कह रहे थे कि सजाएं दी जा रही हैं दीगर ममालिक में, तो यहाँ पर भी ये काम शुरू हो चुका है, सख्ती जो है वो शुरू हो चुकी है। मुराद अली शाह ने महकमे ख़जाना को इस हवाले से हिदायत जारी की हैं कि सरकारी मुलाजमीन वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो जुलाई से तनख्वाह बंद की जाए। जबकि सिंध हुकूमत ने सूबे भर में कोरोना वायरस की सूरत हाल में बेहतरी को देखते हुए लॉकडाउन में नरमी लाने का फैसला भी किया है, लेकिन नरमी उसी सूरत मुमकिन हो पाएगी जब हमारे अपने रवैये जो हैं वो संजीदा होंगे। बिल्कुल, ऐसे ही हम बात करेंगे जो फैसला किया गया सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। पार्लियामेंट सेक्रेटरी बराए सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सरकारी मुलाजमीन अगर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो उनकी तनख्वाह को रोक लिया जाएगा, सख्त इकदाम है, क्या ज़्यादा सख्ती फ़ौरन ही नहीं कर ली गई, पहले उनको वार्निंग दे दी जाती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, हम गवर्नमेंट ऑफ सिंध चाहती है कि तमाम लोग वैक्सीनेटेड हों और हम चाहते हैं कि जितनी गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट के ऊपर जो है वो थोड़ी सख्ती हम इसलिए भी ला रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट के अंदर आम अफराद का आना जाना होता है। नंबर एक बात, पहले तो वो सेफ होंगे तो फिर जो है वो उनसे कोई और इन्फेक्टेड नहीं हो सकेगा, और अगर कोई और इन्फेक्टेड उनसे राब्ते में आता है तो खुदा न खास्ता उनकी जो है वो सिवियरिटी के चांसेस जो हैं वो बड़ी हद तक वो महफूज हो जाता है। तो ये एक ड्यूअल पर्पस है। और फिर हम चाहते हैं कि जो है वो वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ना वो लोगों में ख़त्म हो, क्योंकि लोग कल जो है वो आके आपको ये ना कहें कि जी आपके अपने सरकारी जो मुलाजमीन हैं वो वैक्सीनेट नहीं करवाते तो हम क्यों करवाएं। तो ये जो बहाने हैं हम इस बहानों को ख़त्म करना चाहते हैं। तो हम वॉलंटियरली, हमारा बहुत सारा स्टाफ जो है ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध के डिफरेंट मुलाजमीन है, वो हमने बहुत पहले जो प्रीवियस रमज़ान शरीफ के महीने में भी हमने ये रिक्वेस्ट की थी, और बल्कि हमने एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाला था थ्रू चीफ सेक्रेटरी कि आप अपने मुलाजमीन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है अपने आप को वैक्सीनेट करवा दें। लेकिन अब हम थोड़ा सा उस पर एक स्टेप फर्दर जा रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं ताकि वो उस टारगेट को अचीव करें जो हार्ड इम्यूनिटी का है, जहां पर हम इस पेंडेमिक। साहब, ये तो हो गया सरकारी मुलाजमीन के लिए, क्या आम आवाम में भी वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई की जा सकती है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाकी तमाम शहरी जो हैं वो भी इतनी संजीदा नहीं ले रहे वैक्सीन को। देखें, अवाम के ऊपर जो है वो अब हम हर एक के ऊपर कोई किसी किस्म की कदगने तो नहीं लगा सकते, या किसी के ऊपर हम खुदा न खास्ता जो है वो स्टिक लेके खड़े नहीं हो सकते। लेकिन हमारा मकसद ये है, अब हम जो थोड़ी बहुत सख्ती हम बाकी लोगों के लिए भी कर रहे हैं वो ये कि हमारी मैडम मिनिस्टर साहिबा ने भी कैटेगोरिकली ये कहा है कि आप जो है वो बिजनेस कम्युनिटी जो वैक्सीन जो शॉप्स खोलना चाहते हैं, जिसमें सैलून से लेकर आपके ब्यूटी पार्लर से लेकर जिम से लेकर पार्क से लेकर क्लब से लेकर या जो आपके बड़े मॉल्स हैं, बड़े जो आपके ग्रोसरी स्टोर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि उन प्लानिंग करने वाले भी जो है ना वो डोजेज उनको लगे हुए हों। नहीं लगवाएंगे तो ये फिर बाजारें बंद होगी, फिर आपकी सड़कें सुनसान होगी, फिर आप घरों में जो है वो रहेंगे, अपने जो है ना वो प्यारों से नहीं मिल पाएंगे, तो और फिर ज़ाहिर है खुदा ना खासा किसी के पास इवेंट होगा तो और नुकसान होगा। तो हम चाहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो कि हम उसी रोबे या नामल हैं, तो उसके लिए जो है वो ये काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट के एंड से जितने मेजर पॉसिबल हो सकते हैं, जितनी जो है वो हम अटैक सकते हैं, वी विल डेफिनेटली विल नॉट हेजिटेट। साहब, सख्त फैसला किया गया आपकी तरफ से, तो टारगेट फिर अब क्या रखा गया है कि सिंध सूबे की हद तक कब तक हर्ड इम्यूनिटी हासिल की जाएगी? आपका टारगेट क्या है?
देखें, आज से हमने एक वैक्सीन ड्राइव शुरू कर रहे हैं, जिसको लीड जो है वो हमारे पार्टी की चेयरमैन करेंगे, और ज़ाहिर है उसकी हमारे वज़ीर आला सिंध साहब और हमारी वज़ीर हेल्थ साहबा भी से भी रिक्वेस्ट है कि वो अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने जो है वो जहाँ जहाँ उनका हल्का है उन तमाम में जाकर वैक्सीन को सुपरवाइज़ करें और लोगों तक पहुँचें, गलत मैसेजिंग को किल करें। और हम चाहते हैं कि 2-3 महीने के अंदर जिस तरह से हमें NCOC में ये श्योर कराया गया है कि जी हमें अवेलेबल होंगी, तो हम चाहेंगे कि आप इसको एग्रेसिवली जो है वो टैकल करें। हम वैक्सीन्स भी जो है ना वो गाँव में या कर जो रूरल सोसाइटी में पहुंचाने के लिए मोबाइल वैक्सीन्स भी से वो बुलाएं। इस तरह से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हमने कहा है कि जिनके पास भी जो बाकी गाड़ियां उनके पास जो ज़्यादा नेसेसरी नहीं है तो गाड़ियां हमें दे दें, हम उनको वैक्सीन ड्राइव में इस्तेमाल करें। सो दैट्स हाउ वी वांट टू रीच। ठीक हो गया। कासिम सोमरू साहब, एक और बड़ा मसला है कि हमारा जो तालीम का शोबा है खासा मुतासिर हुआ। क्या सिंध में असातिज़ा की तरजीही बुनियादों पर कोरोना वैक्सीनेशन चल रही है ताकि अगले तालीमी साल के दौरान कोई तात्तुल ना आ सके? बिल्कुल सर, हमने हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट, इनफैक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये एफर्ट कर रहा है, और हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं सईद गनी साहब, वो भी इसको पर्सनली हर रोज़ हर तालुका, हर डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न की रिपोर्ट्स डेली की बुनियादों पे हो रही हैं, ताकि ये जो जैसे आपने फरमाया कि हमारा एजुकेशन का जो बड़े हद तक हमारी जो क्लासेस हैं या बच्चों की जो है वो साल पूरा ज़ाया हुआ है, तो हम उसको बड़े फास्ट जो हम इस पे काम कर रहे हैं, ताकि ये असातिज़ा मामला है या उनका जो बाकी स्कूल में स्वीपर्स हैं या जो छोटे मुलाजमीन हैं, उन तमाम को भी हम जो वैक्सीनेट करने के लिए वैक्सीनेट किया जाएगा। कासिम सोमरू साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सिंध हुकूमत ने जो फैसले किए हैं वो हमने आपको बताया। कोरोना वबा को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पंजाब हुकूमत ने भी एक कदम उठाया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन लाजमी करार दे दी गई है। सिंध में सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के लिए, लेकिन पंजाब के अंदर सरकारी मुलाजमीन और उनके अहले खाना के लिए भी मुलाजमीन को 30 जून तक की मोहलत दे दी गई है। और पंजाब हुकूमत ने तमाम जो सूबाई महकमे हैं, इदारे हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन से मुतालिक मरासला भी जारी कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने तमाम सूबाई महकमों और इदारों के लिए वैक्सीनेशन से मुतालिक जो मरासला जारी किया गया है उसके हवाले से बताया गया कि तमाम जो उनकी फैमिलीज़ भी होंगी या फिर वो खुद मुलाजमीन होंगे, उनके लिए वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी लाजमी करार दे दी गई है। और इससे कबल वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने कहा था कि पंजाब में कोरोना केसेस में कमी आना शुरू हो गई है। कोरोना वैक्सीन लगने के बावजूद हुजूम में जाने से हमने परहेज करना है। अगले माह मतलब 2.5 लाख लोगों की वैक्सीनेशन का हदफ भी मुकर्रर किया गया है कि जो लगाई जा रही होगी। पंजाब ने जो फैसले किए हैं उस पर हम बात करेंगे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ। मुसर्रत साहिबा अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सिंध ने भी फैसला किया, उन्होंने किया कि सिर्फ सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनके लिए लाजमी होगी और उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी अगर वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। यहाँ पर पंजाब में अहले खाना के लिए भी लाजमी होगा। अगर नहीं लगवाएंगे तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, क्या सज़ा दी जाएगी, क्या सख्ती की जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वालेकुम अस्सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, सबसे पहले इस फैसले के पीछे जो हमारी हिकमत अमली है या एक स्ट्रेटजी है, उसको इस तरह से देखा जाना चाहिए कि ये लोगों को, आम आवाम को इनकरेज करने के लिए हमने ये डिसीजन किया है। उसकी वजह यह है कि जब तक आपको पता है कि एक अजीबो-गरीब किस्म की, मैं तो ये कहूँगी कि जहालत पे मबनी एक कैंपेन भी चल रही है वैक्सीनेशन के अगेंस्ट। कभी कोई सोशल मीडिया पे एक तरह का पैगाम नशर किया जाता है, ये इंतहाई गैर जिम्मेदारी की बात है। और देखें कि पूरी दुनिया की ज़िंदगी नॉर्मल उस वक्त तक नहीं होनी जब तक हमारी टोटल पॉपुलेशन की वैक्सीनेशन हो ना जाए। तो इसलिए जो लोग जितना जल्दी ये डिसीजन करेंगे उतना जल्दी वो अपने आप को और अपने प्यारों को डेंजर जोन में जाने से बचाएंगे, प्लस वो एक अपनी हेल्दी नॉर्मल लाइफ। और आप देखें कि साइकोलॉजिकली भी इसका बहुत इम्पैक्ट है कि एक ऐसी बीमारी जो जानलेवा है, जिसकी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है और आपने अपने आप को ऐसे एक्सपोज छोड़ा हुआ है, तो ये इंतहाई मैं कहती हूँ कि गैर जिम्मेदारी की बात है। और इस चीज़ को इनकरेज करने के लिए, और यू कैन से इट कि इट्स सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस कैंपेन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुद देखें। पहले तो ये इशू था कि वैक्सीनेशन है नहीं, अब तो हमारे पास
इनफ क्वांटिटी मौजूद है, जितने लोग आएंगे, और दूसरा जो लोग एलिजिबल हैं इसके लिए वैक्सीनेशन के लिए उनकी तमाम की हमने यानी कि एडल्ट्स की आपको पता है कि वैक्सीनेशन अब अलाउ कर दी है। और आप जल्द अज जल्द स्पेशली जो पढ़े लिखे बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं वो अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें, अपने बुजुर्गों को लगवाएं ताकि हम उनको इस मुसीबत में जाने से बचा सकें। अच्छा मुसर्रत साहिबा, हम लोग खुद भी यही बैठ के कहते हैं कि जी अपने जिन्होंने लगवाई है वैक्सीन वो अपनी फैमिली को, अपने दोस्त अहबाब को मोटिवेट करें, लेकर जाएं, वैक्सीनेट करवाएं उन्हें, लेकिन हम फिर भी देखते हैं एक जो वैक्सीन हेजिटेंसी है वो लोगों में अभी भी मौजूद है। सरकारी सतह पर मुलाजमीन हैं सरकारी या फिर उनके अहले खाना है, उनके लिए तो सख्ती कर दी गई, उन्हें जो है ये जारी कर दिया गया हुक्मनामा कि जी आपने करना ही करवानी है, हर सूरत में आपकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए। लेकिन जो बाकी अवाम है उनके ऊपर सख्ती नहीं की जानी चाहिए ताकि वो लोग भी वैक्सीनेट हो सकें। देखिए शाल, सबसे पहले तो ये कि मैं तो अपनी एग्जांपल देती हूँ हमेशा। मैंने तो उस वक्त वैक्सीनेशन कराई थी ऑफ कोर्स इस चीज़ की इम्पोर्टेंस को समझते हुए जब ट्रायल चल रहे थे यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से। और फिर चूंकि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा कोविड रिलेटेड टॉक शोज, मॉर्निंग शोज कर रही थी, तो ताकि मैं ये बता सकूं कि ये कराए बगैर हमारा गुजारा है नहीं। सो देखें, दूसरी बात यह है कि कुछ बेसिक राइट्स होते हैं किसी भी सिटीजन के, जैसे कि पोलियो के ऊपर भी हम फोर्सफुली हम किसी को क्योंकि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपके मुल्क का जो आइन है, ये एक आम शहरी को आज़ादी देता है कि वो किसी भी किस्म के ट्रीटमेंट के लिए या प्रिवेंटिव्स के लिए या वैक्सीनेशन के लिए अपने आप को वो मतलब वो लगवाते हैं या नहीं। ये किसी का बुनियादी हक होता है जो उसने खुद डिसाइड करना होता है। इसलिए इसमें फोर्सफुली तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जो करने का काम है हमारा गवर्नमेंट का और मीडिया का वो ये है कि हम इतने बड़े पैमाने पे अवेयरनेस कैंपेन चलाएं, लोगों को अवेयर करें और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में उनको आगाह करें। और मेरा ख्याल है कि किसी को भूल नहीं है कि हमारी जिंदगियों में ये, और मेरा ख्याल है कि शायद इस सदी का ये सबसे बड़ा इंसिडेंट अगर कहा जाए एंडेमिक, तो गलत नहीं होएगा कि पूरी दुनिया के अंदर एक वक्त में पूरी लाइफ का मुअत्तल हो जाना, और जिसमें आपकी एयर ट्रैवलिंग, आप देख लें कि इसके कंसिक्वेंसेस कितने हमने भुगते हैं। तो ये तो किसी की जहालत की एक्सट्रीम होगी कि जो अपने आप को मतलब समझ से बाहर है, कि जो अपने आप को और अपनी फैमिली को एक तो अनसीन खतरे के अंदर हर वक्त रखेंगे। इसके साइकोलॉजिकल बड़े इम्पैक्ट्स होते हैं। आप यकीन करें कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला ने भी ये कहा है कि हमें जो एहतियाती तदाबीर है और जो ट्रीटमेंट है उसकी तरफ जाना चाहिए। दुआ की क्यों तलकीन की गई है? उसकी वजह यह है कि हमें कुछ चीजें अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में रखी हैं। तो हमारी अपील है गवर्नमेंट हर लेवल पे देखे, जो जैसे टीचर्स के ऊपर हमने कंपल्सरी कर दिया, लेकिन आपके चैनल के तवज्जुह से मैं ये भी अर्ज करूं कि टीचर्स को हमने कंपल्सरी जरूर किया, लेकिन कल मुझे कुछ टीचर्स की कॉल्स मौसूल हुई कि जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी वैक्सीनेशन वो वैक्सीनेशन सेंटर में जाती हैं तो उनको वो लगाते नहीं है, लेकिन स्कूल वाले कहते हैं कि आप हर सूरत लगवा के आए। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको ये अर्ज करूं कि जिनको वैक्सीनेशन सेंटर वैक्सीन नहीं लगा रहा वो इससे मुस्तस्ना है, यानी कि उन्होंने अपने आप को वॉलंटियर किया। कुछ हमारी टीचर्स जो प्रेग्नेंट हैं उनको अगर वैक्सीनेशन सेंटर ने नहीं लगाई वैक्सीन तो स्कूल उनको फोर्स नहीं कर सकता। सिर्फ ये कंडीशनल इस तरह की चीज के ऊपर टीचर्स को अलाउ किया जाए, इस तरह का कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। जैसे वो टीचर्स हैं जो आपसे राब्ता कर पाए हैं, जो आपसे राब्ता नहीं कर पाएंगे, जो गवर्नमेंट तक डायरेक्ट रसाई, इसीलिए मैंने आज ऑनियर ये बोला है जी, वो किससे राब्ता करेंगे ऐसी सूरत में अगर स्कूल उनको फोर्स करेगा? मैं अर्ज करूं नहीं, उन स्कूल बिल्कुल भी फोर्स नहीं करेगा। मैं आपके प्रोग्राम के बाद अपने एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे जो प्रोविंशियल एंड फेडरल हैं, दोनों से मैं बात करूंगी और इसको हम ये इसीलिए ही मैंने ये इशू उठाया है कि देखिए कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं कि जिनको शायद नहीं, जैसे बहुत सारी मेडिसिन जो मेरे आपके नॉर्मल लोगों के लिए होती हैं वैक्सीन, लेकिन वो सबके लिए तो नहीं होती ना, इसमें 1-2% तो होते हैं लोग। तो इसलिए जिनको वैक्सीनेशन सेंटर नहीं लगा रहा, यानी कि कुछ प्रेग्नेंट औरतें जिनका 8-9 मंथ्स चल रहे थे, तो वो कल मुझे बहुत सारी टीचर्स की कॉल्स, मैसेजेस मिले। तो मैं ये बताना चाहती हूँ
कि ये एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए, एक नॉर्मल कंडीशन के लिए उनके ऊपर कंपल्शन है। बाकी जिसको सेंटर नहीं लगा रहा उसको स्कूल फोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जा सकता इशाल? ये मैं पूछना चाह रहा था कि ऐसा कोई सर्टिफिकेट वो सेंटर्स जारी कर दें कि हमने ये आए थे हमारे पास, हमने इनको वैक्सीन नहीं लगाई थी क्योंकि ये एलिजिबल नहीं। जी मैं जी बहुत बड़ा ये इशू है और ऑलरेडी आपको पता है कि जॉब्स के प्रॉब्लम्स हैं, फिर बेचारे फिर टीचर्स पहले इतने महीनों घर बैठे रहे, ऊपर से इस दिक्कत का सामना। तो इसके ऊपर मैंने इसीलिए ये अपने एजुकेशन मिनिस्टर से भी बात करनी है और मैं डॉक्टर फैसल साहब से भी बात करूंगी कि वो भी एक इस तरह की स्टेटमेंट जारी कर दे ताकि लोगों को खामखा मतलब परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा मुसर्रत साहिबा, हमने डॉक्टर यास्मीन राशिद को ये कहते हुए सुना, उनकी जानिब से कहा गया कि आप वैक्सीनेट होने के बावजूद भी हुजूम वाली जगहों पर नहीं जा सकते, तो क्या हमें हर्ड इम्यूनिटी हासिल कर लेने तक इस चीज़ की एहतियात करनी होगी कि आप वैक्सीनेट हो चुके हैं फिर भी आपको मजमों में हजूम वाली जगहों पर नहीं जाना होगा? दूसरा, अब हमने देखा कि जैसे ही कुछ हालात बेहतर होते हैं तो वैसे ही साथ ही जो SOPs हैं उनको फॉलो करने का रुझान भी कम हो जाता है। उसको किस तरीके से इंश्योर किया जाएगा कि अभी भी हम मुश्किल घड़ी में खड़े हैं, अभी भी हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर इससे निकल नहीं पाए हैं? जी बिल्कुल, आई टोटली एग्री विद यू एंड डॉक्टर साहब मैंने बिल्कुल बजा फरमाया है। उसकी वजह यह है कि ये म्यूटेट कर रही है और जब कोई इसकी वेरिएंट्स जो आ रहे हैं उनको आपको पता है कि ये हुआ ना कि इसके एविडेंस मौजूद है कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई थी या जिनको पहले कोरोना हुआ था उनको दोबारा हुआ। लेकिन इसकी एक जो इसमें अच्छी खबर है वो ये है कि जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई थी उन्हें अगर हुआ भी दोबारा तो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशंस उस लेवल की नहीं आई, लेकिन वो कैरियर होके किसी ऐसे नए बंदे को वो ट्रांसफर कर सकते हैं वो जिससे उनमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो इसलिए एहतियात तो हर सूरत लाजिम है। जब तक हमारी कोई 70% पॉपुलेशन की हो नहीं जाती तो उसका पंजाब का टारगेट ये है कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कोई 7.5 करोड़ तक, जो कि हमारी अडल्ट पॉपुलेशन का कोई मोर देन 70% बनता है, उनको हम हर सूरत इंशाल्लाह लगा लेंगे। अब पर डे भी आपको पता है कि 2.5 से 3 लाख पे हम जा रहे हैं तो ये आगे बढ़ेगी, लेकिन उसमें जो और हमारे पास कोई शॉर्टेज भी नहीं है वैक्सीन की। तो जो सबसे अहम चीज है वो ये है कि अभी भी यकीन करें कि जो हमारे NCOC की तरफ से जो तमाम सूबों को हदायत जारी की गई हैं उनको जो टारगेट्स मिले हैं उनको मीट करने के लिए बड़ी एफर्ट्स करनी पड़ रही है गवर्नमेंट्स को। तो लोगों को जो कि हमने ये अनाउंसमेंट की कि हर सूरत गवर्नमेंट मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज लगवाएं, इसी तरह टीचर्स का हमने उसकी कंपल्शन कर दी कि कोई टीचर कोई स्कूल का स्टाफ एंटर नहीं हो सकता जब तक उसकी वैक्सीनेशन ना लगी हो। लेकिन मैं उसमें ये बता दूं कि इसमें जिनको सेंटर नहीं लगा रहा वो उनको इससे इस्तिस्ना हासिल है। अब अगली जहां तक रहेगी बात कि इसमें जो इट्स अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हम तमाम लोगों की, कि हम लोगों को, बल्कि मैं तमाम चैनल्स को ये अपील करती हूँ कि डेली जितने टॉक शोज होते हैं उनके अंदर जो आप अपने प्रोग्राम का आगाज करें, चाहे आपके मॉर्निंग शो है, किसी भी तरह का एंटरटेनमेंट शो है किसी का, कि वो पहले 5 मिनट वैक्सीनेशन लगवाने पे लोगों को इनकरेज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है जो मीडिया का किरदार है, मीडिया कोशिश कर रहा है कि अपना किरदार बखूबी निभाए। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा। और हम अपने प्लेटफॉर्म से मतलब मैं कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को एजुकेट किया जा सके, किसी भी तरह से उनको मोटिवेट किया जा सके। और ये जो इधर उधर से आप खबरें सुन लेते हैं ना सोशल मीडिया पे, हम पहले दिन से आपको कह रहे हैं कि इनको सच मत माना करें, आप खुद थोड़ी सी रिसर्च कर लें तो आपको बेहतर पता लग जाएगा कि आपको आज ही जाना चाहिए और वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल। और हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सवेरे पाकिस्तान। नाज़रीन, हम वापस आ चुके हैं और हम आपको बताएं कि सिंध में एक बार फिर गवर्नर राज की गूंज सुनाई देने लगी है। वज़ीर आज़म इमरान खान से MQM पाकिस्तान के वफ्द की यहाँ मुलाकात आज होगी। ज़राए का कहना है कि वफ्द ताजरों की जानिब से गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ देगा। हाँ जी, जबकि दीगर मामलात भी उठाए जाएंगे और MQM वफ्द की सरबराही डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी खुद कर रहे होंगे। मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल,
आमिर खान, वसीम अख्तर, अमीनुल हक और दीगर शामिल होंगे। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि मुलाकात में कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल भी रखे जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। पुलिस और इंतज़ामिया की ताजरों से रिश्वत, कारोबार, सील, गिरफ्तारियों का मामला है, वो भी उठाया जाएगा। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जाली डोमिसाइल, बैड गवर्नेंस है, मरदमशुमारी है, कोटा सिस्टम बंदर बांट है, इसके ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनसे भी आगाह किया जाएगा। और जो MQM और तहरीक इंसाफ के दरमियान तहरीरी मुआहदे हैं उन पर कितना अमल दरामद हुआ है उस पर भी बातचीत की जाएगी। ये गवर्नर राज वाला जो मामला है हर कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि सामने आ जाता है, उठाया जाता है। इसी पर हम बात करेंगे क्या कोई ऐसी ऑप्शन हो भी सकती है। सियासी तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बरेलवी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, आज MQM जो है वो मुलाकात कर रही है वज़ीर आज़म साहब से और ताजिरों के साथ मिलकर सिंध में गवर्नर राज लगाने का मशवरा देने जा रही है, उनकी तजवीज़ है। आपको क्या लगता है कि ये वाकई कोई ऐसी तजवीज़ पर अमल दरामद हो भी सकता है और इस तजवीज़ के पीछे क्या कोई अपने फ़ायदे मौजूद हैं कि कहा जा रहा है कि ये ताजिर कह रहे हैं लेकिन फ़ायदा MQM का हो या हुकूमत का हो? किसी इसको आप तासुब के मानों में नहीं लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रोफेशनली ये बता रहा हूँ कि जो सिंध या कराची में और खासतौर पर MQM की डायनेमिक्स को और पास और पस मंजर को करीब से नहीं देखते, उनको ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि ये MQM जो है ये 16 अगस्त के बाद वाली है। ये जो MQM पाकिस्तान और उस वक्त कौमी, सूबाई, बल्दियाती जितने भी इलेक्शन होते थे 90% बाई हुक एंड क्रुक से वोट मिलते थे। अगर आप पास के इलेक्शन उठा रहे हैं 85 के बाद से, 2016 के बाद आपने देख लिया जो अभी जो इलेक्शन हुए हैं मुश्किल से इन्हें शायद 5 या 6 MNA जीते हैं, 4 और शायद 15, 18, 19 MP हैं। और उस तरह किस तरह जीते हैं ये भी है। तो अब ये जो आप कहें कि MQM गवर्नर राज लगवा सकती है, MQM ये कर सकती है, सॉरी से MQM अब सिंध की ऐसी ही पीपल्स पार्टी के अलावा उन आप कह सकते हैं कि टांगा पार्टी है, जैसे यहाँ जमीयत उलमा इस्लाम है, जमीयत उलमा पाकिस्तान है, यहाँ नून लीग है, यहाँ इवन PTI को भी कहता हूँ कि जो उनकी 14 MNA ये टाइड पेपर जिसे कहते हैं टांगा पार्टियां हैं। तो अगर आप ये कहें कि MQM जो है वो गवर्नर राज चला सकती है, सॉरी गवर्नर राज लगाना होगा तो फिर वो फोर्सेज जो असल में असल हुक्मरान हैं वो कुछ कर सकती हैं। कम से कम MQM के पास अब वो ना सियासी कुव्वत है, ना उसकी पॉपुलर सपोर्ट है, ना उसकी इलेक्ट्रल उसकी पावर है। रेलवी साहब, अगर हम ये देख भी लें कि पीपल्स पार्टी जो है 12-13 साल में अब तक कुछ नहीं कर पाई है, हम देख रहे हैं कि सिंध के हालात वैसे के वैसे ही हैं, तो क्या आपके ख्याल से वज़ीर आज़म गवर्नर राज लगाने की तजवीज़ पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं या कर सकते हैं, या महज सिंध हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है ताकि वो कुछ तो करके दिखाएं? नॉन इशू समझता हूँ फिलहाल। कैसे गवर्नर राज काम करेंगे जनाब? उसके अब जो 18वीं तरमीम के बाद सब वो पूरा चेंज हो चुका है। कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई सदर इस तरह किसी हुकूमत को नहीं तोड़ सकता, ना पाक की न सूबों की। तो अब उसके लिए बड़ा गुंजला गंभीर प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। इमरान खान जो है सॉरी से उससे पहले तो उनकी गवर्नमेंट जो 12 बैसाखियों पे खड़ी हुई है पंजाब में, अप्रैल में। बलूचिस्तान में उनकी गवर्नमेंट है ही नहीं। वहाँ वो ये सिंध में गवर्नमेंट जहाँ 2/3 मेजॉरिटी तकरीबन पार्टी को हासिल है, बल्कि वो तो मैं ख्याल जो इमरान खान को पता है कि सिंध जैसे सूबों में उन्हें वो तो खुश हैं कि यहाँ उन पर जो इसका मलबा गिरता नहीं गिर रहा। यहाँ किसके लिए गवर्नर राज लगाएंगे? खुद तो उनकी सपोर्ट है नहीं। बरेलवी साहब ये बता दें, आप कह रहे हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये कोई टॉपिक ही नहीं है, ये इस तरह का मामला है ही नहीं, लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि अगर तरक्की करनी है सिंध ने तो वहाँ पर सिंध हुकूमत तो करवा ही नहीं पा रही है। ये वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही बात कर रही है, MQM भी यही बात कर रही है, क्रिटिक्स भी यही बात कर रहे हैं। तो फिर हल क्या है अगर गवर्नर राज भी नहीं लगेगा और हुकूमत कुछ काम भी नहीं कर रही होगी? तो खाली सिंध की तरक्की के लिए क्यों कह रहे हैं? आपने चीफ जस्टिस की ऑब्जर्वेशन खैबर पख्तूनख्वा में नहीं पढ़ी, जिन्होंने ये कहा कि आप IMF और वर्ल्ड बैंक से लेकर सूबा चला रहे हैं, आप जो है ले रहे हैं वहाँ से उनको, और उन्होंने कहा आपने जो है जो वो सरकारी मुलाजमतों के अलावा दिया क्या है इस पार्टी को, कहा तहरीक इंसाफ को, कहा जिनकी 2 बार वहाँ गवर्नमेंट है। फिर आप बलूचिस्तान के बारे में क्यों नहीं बात करते? आगे सवाल पंजाब के बारे में क्यों नहीं कर सकते? ठीक है मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये कोई चीज़ है ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, या मुमकिन ही नहीं है, और MQM पाकिस्तान अब कुछ ऐसा करने की
पोजीशन में ही नहीं है कि वो ये मुतालबा भी कर सके कि वहाँ पर गवर्नर राज लगा बिल्कुल दिया ऐसा ही है, लेकिन ज़रूरत जो है वो इस वक्त ये है कि पीपल्स काम होना पार्टी चाहिए। कुछ काम करे या फिर कोई भी काम करे, काम होना चाहिए ताकि वहाँ के शहरी जो हैं वो भी कुछ सुख का सांस ले सकें। अच्छा, अब एक मौसम के हवाले से खबर ये है कि महकमा मौसमियात ने मौसमियाती सरगर्मियों की तेज़ तरीन पेशगोई करने वाला जो डेवलपर रडार है वो फाल कर दिया। और डेवलपर रडार जो है 450 किलोमीटर के दायरे में बनने वाले समुद्री तूफान और बादलों में बारिश बरसाने की इस्तात की भी पेशगोई कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, और बैनुल अक़वामी मालियाती इदारों ने पाकिस्तान को उन ममालिक में शामिल किया है जो मौसमियाती तब्दीलियों के बायस मुआशी नुकसान का सामना सबसे ज़्यादा करते हैं। मौसमियाती तब्दीलियों में मौसम की बर वक्त पेशगोई को उलझा कर रख रही है। ये मतलब जिस तरह से रोज़ बरोज़ मौसम बदल जाता है, कभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है तो कभी अचानक से तूफ़ान आ जाता है। तो पाकिस्तान हर साल मौसमियाती तब्दीलियों का खुमियाजा सालाना तकरीबन $3.8 बिलियन के नुकसान की सूरत में भुगत रहा है। और कराची भी शदीद मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है, जहाँ आधा मानसून बारिशों के इंतजार में गुजरता है और फिर अचानक होने वाली तेज़ बारिश शहर में अर्बन फ्लडिंग का भी बायस बन पाती है और बन जाती भी है। ऐसा हम देख भी रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा रडार का, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सरदार सरफराज साहब। सरफराज साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। क्या फ़ायदा होगा इस रडार का? जी वालेकुम अस्सलाम। देखिए रडार का जैसे आपने खुद जिक्र किया कि 450 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जितने कोई बादल आएंगे, कोई बारिश का बायस बनने वाले या आंधी चलेगी, आंधी को हम 200 किलोमीटर का उसका एरिया है और बादलों का 450 किलोमीटर का। तो कराची के चारों तरफ से मशरक़, मगरिब, शुमाल, जनूब चारों तरफ अगर 450 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बादल इस तरह के आएंगे तो वो रडार की स्क्रीन पर आपको दिखाई देंगे और उसकी मदद से फिर आप ये पेशन गोई कर सकेंगे अगले 6 से 8 घंटे के दौरानिए की कि किस एरिया में कितनी शिद्दत की बारिश हो रही है और किस एरिया में अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा हो सकता है, किस एरिया में ज़्यादा आंधी चल सकती है। ये फ़ायदा है उसका। और दूसरा ये कि समंदर का जो एरिया है कराची के जनूब और जनूब मगरिब में उसमें जब बादल आएंगे, कोई साइक्लोन बनता है या डिप्रेशन बनता है तो उसकी ट्रैकिंग भी हो सकेगी उसके बाद। जी ठीक है सरदार साहब, ये भी बताएगा हम कितने टाइम पहले प्रेडिक्शन कर सकेंगे, कितने टाइम पहले हम ये जान पाएंगे कि मौसम जो है वो अपने तेवर बदल रहा है, तूफ़ान आ सकता है, बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, ताकि जो हम जिन नुकसानात की बात कर रहे हैं हम उनसे बच सकें। हम देखते हैं कि हमें फ्लड का सामना करना पड़ता है, हमारी बहुत सारी कच्ची आबादियाँ बह के चली जाती हैं, हमारे जानवर मवेशी बह के चले जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो कितना टाइम पहले हमें पता चल जाएगा इस रेडार से कि मौसम जो है वो अपने तेवर बदल रहा है और कुछ तूफ़ान का अंदेशा है? देखिए एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो वैसे फोरकास्ट होती है हमारी 3-4 तरह की होती है ना। एक यानी 2 घंटे की फोरकास्ट होती है, उसे नावकास्ट कहते हैं, और 6 घंटे तक की फोरकास्ट को शॉर्ट रेंज फोरकास्ट कहते हैं। और ये रडार का मकसद बुनियादी तौर पे आपकी शॉर्ट रेंज फोरकास्ट 6 से 8 घंटे की फोरकास्ट को बेहतर बनाना होता है। इसमें कोई लंबी पेशन गोई रडार से नहीं की जा सकती, यानी ये 2 से 3 दिनों की पेशन गोई अगर आप करते हैं तो वो आपके पास न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन मॉडल्स होते हैं, क्लाइमेट या फोरकास्ट वेदर प्रेडिक्शन वेदर फोरकास्ट मॉडल्स होते हैं, उसकी मदद से आप करते हैं 3 दिन की फोरकास्ट, हफ्ते की फोरकास्ट। लेकिन विद इन 6 to 8 आवर जो शिद्दत की बारिश होती है उसकी आप पेशन गोई रडार से कर सकते हैं कि किसी सिटी यानी किसी पर्टिकुलर एरिया के कौन से इलाकों में ज़्यादा बारिश होगी, कौन से इलाकों में ज़्यादा तेज़ आंधी चलेगी। तो वहाँ एहतियाती तदाबीर फिर फौरी तौर पे अगर सारा आपका सिस्टम इन प्लेस हो तो आप कर सकते हैं। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि अब कराची जैसे बहुत बड़ा शहर है तो इसके कई एरियाज़ मतलब सारे एरियाज़ तो मॉनिटर नहीं होते। पिछले साल भी ये हुआ था, रंगी में अचानक बारिश बहुत ज़्यादा हो गई, बाकी शहर में हुई थी। जी, तो जिन उन इलाकों की बारिश का भी इसके ज़रिए पता चल सकेगा। पिछले 24 घंटे या 12 घंटे की बारिश को एक्यूमुलेटेड रेन आपके पास आ सकेगी। इसकी मदद से आप एस्टिमेट कर सकेंगे कि फ़लाँ एरिया में इतनी बारिश हुई है। जी ठीक है। सरफराज साहब ये भी हमें बता दीजिएगा, अब हम आपसे पेश गोइयाँ भी ले लेते हैं ना मौसम के बारे में कि मौसम कैसा रहने वाला है मुल्क के जो है मुख्तलिफ इलाकों का, हिस्सों का। बारिश हम देख रहे थे यहाँ पर हो गई, मौसम रात के औकात में पंजाब में तो कुछ ठंडा हो रहा है। अगर लाहौर की हम बात कर लें, कैसा मौसम रहेगा आने वाले दिनों में? जी देखिए ये स्पेल जो चल रहा है ये 5 या 6 तारीख तक है। इसमें 2 दिन और है वक्फे से, आज का दिन भी और कल भी और परसों सुबह या दोपहर तक है ये स्पेल।
ऑन एंड ऑफ होगी पंजाब के बेशतर इलाकों में, उसमें साउथ पंजाब भी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा, मियांवाली और फिर केपी के कुछ इलाके, फिर कश्मीर में, इन सब एरियाज़ में, और फिर आज रात भी और कल रात या पर सिंध और ईस्ट बलूचिस्तान के इलाकों में भी बारिश होगी। तो ये स्पेल सबसाइड कर जाएगा 6 जून को, और फिर अगला स्पेल जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में, खासकर आपके इस्लामाबाद या ऊपर के इलाकों में, लाहौर वाला, उन इलाकों में, जेलम और इन सब में 9 और 10 जून को फिर मुतवक्के होगा। ठीक है सरदार साहब, ये भी हमें बता दीजिएगा इस बार मॉनसून कब शुरू होगा? वैसे तो जब अचानक बारिश हो जाती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ी प्रेडिक्शन बता दीजिए कि मॉनसून कब शुरू हो जाएगा? देखिए, मानसून पाकिस्तान में क्लाइमेटिकली या नॉर्मली 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, तो उसमें 2-4 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। यानी कुछ सालों में जुलाई के पहले हफ्ते के आखिर में शुरू होता है, कुछ सालों में, पिछले साल आपको याद होगा कि 29-30 जून से शुरू हो गई थी मानसून की बारिशें, तो वही जून के आखिरी हफ्ते से आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, जून के आखिरी हफ्ते से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मानसून का आगाज़ हो जाएगा। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज साहब सबसे से बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और मौसम की पेशगोई जो उन्होंने की है वो आप सब ने सुन ली है। अब आपने उसके मुताबिक जो है अपने कोई भी प्लान्स रखने हैं तो आप रख सकते हैं। अच्छा इशाल, हुकूमत की कामयाब पॉलिसियों के नताइज सामने आ रहे हैं और उनका जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी मसनूआत को अमरीकी मार्केट्स तक रसाई मिलना अब शुरू हो गई है। बिल्कुल ऐसा ही। और अब पाकिस्तानी फूड जो मसनूआत है मारूफ अमरीकी कंपनी क्रूगर में दस्तियाब होंगी। वज़ीर आज़म के मुशीर तिजारत सरमायाकारी अब्दुर्रज़ाक दाऊद ने अपने ट्वीट में ये बताया कि पाकिस्तानी मसनूआत पर एतमाद करने पर क्रूगर कंपनी के शुक्रगुजार हैं कि जिन्होंने हमारी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं और वहाँ पर सेलर में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल, बरामदात बढ़ाने के लिए अपनी मसनूआत को हमें अब मज़ीद बेहतर करना होगा और हमारी मकामी मसनूआत अभी तक आलमी मार्केट में पहचान नहीं रखती हैं। बरामद कुनंदगान को अपनी मसनूआत को आलमी मयार के मुताबिक करना होगा। हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है। हम ख्वाहिश तो जाहिर करते हैं, ख्वाहिश का इजहार करना कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन फिर उसके लिए कुछ एफर्ट भी करनी है, कुछ कोशिश भी करनी है कि जो प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हों वो आला क्वालिटी की हों और इंटरनेशनल जो है उनके स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हों। बिल्कुल ऐसा ही। और हमें अपना जो एक ट्रस्ट लेवल है उसको भी बिल्ड करना होगा। इस पेशरफ से ताजिर बरादरी ने बहुत सराहा है इस पेशरफ को। और ताजिर बरादरी का स्पेशली ये कहना है कि अमेज़ोन की सेलर लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आने के बाद क्रूगर स्टोर पर पाकिस्तानी मसनूआत का इस तरह से बिकना कारोबारी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़बरदस्त खबर है। और हम देखें तो क्रूगर के 2700 स्टोर्स हैं जो सालाना मतलब जो है वो इसके ऊपर टर्नओवर उनका हाँ बिल्कुल 122 अरब डॉलर है। ये तो बहुत ज़्यादा है। और हम देखें अगर तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन इसको मेंटेन रखना, इसको कामयाब करना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स को उस मयार का किस तरीके से बनाएं और किस तरीके से हम अपना जो एक कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड कर पाएं उस मार्केट में। अब अमेरिका में मौजूद लोग कितने ज़्यादा खुश हैं और बिजनेस कम्युनिटी कितनी ज़्यादा खुश है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें इससे फ़ायदा कितना होगा, पाकिस्तान का इमेज हम कितना बेहतर कर सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना होगा, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो अमेरिका में मौजूद हैं पाकिस्तानी नयाद हैं, बिजनेसमैन हैं और उनसे बात करेंगे। शुएब पराचा साहब अस्सलाम वालेकुम। आपको गुड इवनिंग, वैसे पाकिस्तान में गुड मॉर्निंग है। तो ये बता दीजिए ये खबर कैसी है जो शेयर की गई है, कितनी अच्छी चीज़ है। आप 1995 से जो है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, कैसा आपको ये इकदाम लगा इस गवर्नमेंट का, कितना फ़ायदा होगा हमारी मईशत को भी? जी थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खबर है कि क्रोगर्स जो है इटसेल्फ वॉलमार्ट के पास बाद दूसरी बड़ी रिटेल चेन है। ये सिंसिनेटी बेस्ड कंपनी है जिसके अराउंड 3,000 के करीब स्टोर हैं और ये 38 स्टेट्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक माइलस्टोन है जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी और अवेयरनेस ऑफ प्रोडक्ट और बढ़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, अब ये भी बताइएगा पराचा साहब, जिस तरीके से हम बात करते हैं कि हमने अपना एतमाद भी बहाल करना है, हमारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो उस लेवल की, उस क्वालिटी की होनी चाहिए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में सेल हो सकें और फिर एतमाद बहाल हो सके। उसके लिए ताजिर बरादरी को क्या करना होगा, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स को उस काबिल बनाना होगा? मैं ये आप सबको एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देना चाह रहा हूँ कि आई एम डूइंग द सेम। जैसे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान से, इम्पोर्ट कर रहे हैं सिंस 1995। तो द क्वालिटी ऑफ पाकिस्तान फूड प्रोडक्ट जो है वो किसी भी आलमी मेयार से कम नहीं है। अच्छा। और साउथ एशियन के अंदर हम काफ़ी अच्छा, अगर उसकी पैकेजिंग देखें,
उसकी 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 प्राइसिंग देखें और प्रोडक्ट क्वालिटी देखें तो हम किसी भी इंटरनेशनल लेवल को कम्पीट कर सकते हैं। अच्छा, चैलेंजेस क्या होंगे? आप क्या समझते हैं कि जिन चैलेंजेस का सामना करना होगा उनसे घबराना नहीं है, क्योंकि आप 1995 से ये काम कर रहे हैं, तो नए जो मार्केट में एंटर होना चाह रहे हैं लोग, एक तो उनको मशवरा भी दे दें और उनको अगर आप कहना चाहेंगे यार मुश्किलात तो आती हैं, कौन सी मुश्किलात आ सकती हैं जिनको हंसी खुशी वो पार कर सकें? अगर आप देखें सिंसियरली कोई भी मेहनत से काम करते हैं तो होपफुली मुश्किलात तो नहीं होनी चाहिए। अब बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, पाकिस्तानी से जो इंपोर्ट्स हो रही हैं यहाँ पर सेवरल कंपनीज है जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यहाँ इंपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, और उनकी क्वालिटी को भी सराहा जा रहा है और उनकी एक्सेप्टेंस जो है बहुत अच्छी है यहाँ पर। जैसे साउथ एशियंस जो लोग हैं वो बल्कि हमारे हमसाया मुल्क के लोग हैं, स्पेशली अगर आप बात करते हैं फूड स्टफ्स की, तो बाज़ दफ़ा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली वो ज़्यादा बेटर समझते हैं कंपेयर टू आवर अदर कम्पिटिटर्स। ठीक है प्राचा साहब, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, फूड प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं, कितना पसंद किया जाता है दीगर ममालिक में? क्योंकि हम देखें तो हमारा जो मुल्क है वो ग़िज़ाई अजनास से भरा हुआ मुल्क है, हमारे हर चीज़ की पैदावार बड़ी अच्छी और बड़ी ज़्यादा होती है। आम ले लें या फिर फ्रूट्स डिफरेंट किस्म के ले लें, किन्नू ले लें, इस तरह की चीज़ें हमारी बाहर जाती हैं। कौन सा फ्रूट या फल या कौन सी प्रोडक्ट्स इतनी ज़्यादा पसंद की जाती हैं दूसरे ममालिक में, जिनको यहाँ के काश्तकारों को ज़्यादा काश्त करना चाहिए या अच्छे तरीके से हम बाहर की मार्केट में भेज सकते हैं? देखिए, मेरा जो मेन एक्सपीरियंस है वो है राइस के अंदर और स्पाइस के अंदर। अच्छा। और मैं आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस से ये बोल सकता हूँ जो स्पाइस कंपनीज हैं बैक होम फ्रॉम पाकिस्तान, वो किसी भी इंटरनेशनल कंपनी से कम नहीं है। ठीक है। अच्छा। उनकी एक्सेप्टेंस जो है बहुत अच्छी है, स्पेशली जैसे हमारे रेसिपी स्पाइसेस हैं, दे आर क्वाइट फेमस हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो किसी को भी वो कम्पीट कर सकते हैं और मैं ये प्राउडली बोल सकता हूँ कि सम ऑफ आवर प्रोडक्ट्स व्हिच आर कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, दे आर ऑलरेडी ब्रांड सेलर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है सर, ये भी हमें ज़रा बताएं, आप तो माशाल्लाह 1995 से ये काम कर रहे हैं, इस खबर के बाद आपको कितना साई ऑफ रिलीफ मिला, कितना अच्छा लगा कि अब चलें हमारे लिए एक और मार्केट खुलने जा रही है, हमें भी फ़ायदा होगा जो पहले से ये काम कर रहे हैं? देखिए, ये इट्स रियली बिग थिंग। जैसे मैंने आप सबको पता है क्रूगर इज लाइक अ बिग नेम, गॉट 3200 स्टोर्स, तो जो विजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो बढ़ेगी, जो पाकिस्तान का इमेज है वो और बेटर होएगा, एक्सपोर्ट्स डेफिनेटली इंक्रीज होंगी, तो इट विल बी रियली अ बिग थिंग फॉर अस। ठीक है सर, ये बताएं कि अब हम हुकूमती पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं कि हुकूमती पॉलिसीज़ अच्छी हैं। हमने अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल की बात की कि पाकिस्तान में बैठ के अब लोग अपना अकाउंट खुलवा सकेंगे, पाकिस्तान को ये फ़ायदा हुआ, ऐसी खबरें आई। फिर हम रेमिटेंसेस की बात करते हैं कि बाहर जो पाकिस्तानी बैठे हैं उनका हुकूमत पर बहुत ज़्यादा एतमाद है और वो पाकिस्तान पे एतमाद करते हुए, गवर्नमेंट पे एतमाद करते हुए यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा भेज रहे हैं, सरमायाकारी भी कर रहे हैं। क्या ये दुरुस्त तासुर है सर जो गवर्नमेंट की जानिब से दिया जा रहा है? बिल्कुल, मोस्ट डेफिनेटली। अच्छा, कोई मतलब ऐसा नहीं है, आप लोग समझते हैं इसीलिए जो है हमारी रेमिटेंसेस बढ़ी हैं? क्योंकि अगर हम बात करें, जो नाकिद हैं वो ये बात करते हैं जी क्योंकि महंगाई पाकिस्तान में बढ़ गई है ना, इसलिए वो लोग ज़्यादा भेजते हैं, या फिर आप लोग खुशी से भेज रहे हैं? नहीं, बिल्कुल खुशी से कर रहे हैं। और देखिए, डेफिनेटली जब अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी तो ज़र मुबादला पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, जिसका फ़ायदा यहाँ पर हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर होगा। बिल्कुल ठीक है। शुएब प्राचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, सब सवेरे पास से आप बात कर रहे थे। देखो विशाल, जो कम्युनिटी हमने अब अमेरिका से लिए, बिजनेसमैन है वहाँ पर 1995 से ये काम कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि जी कि हमारे लिए भी ये बड़ी खुशाइंद बात है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को अब वहाँ पर इतना बड़ा स्टोर जो है वो रखने के लिए जा रहा है, जिसकी इतनी ज़्यादा चेंज हैं और इतना ज़्यादा उसका टर्नओवर है। तो ये अच्छी पॉलिसीज़ हैं, अच्छी कोशिशें की जा रही हैं। जब पाकिस्तानी ब्रांड, आप देखें, आप जब अपने मुल्क में नहीं है ना, किसी और मुल्क में है, वहाँ पर आपको कोई अपने मुल्क का बाशिंदा मिलता है तो आपको कितनी खुशी होती है। जब आपको रैक्स में लगी हुई पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स नजर आ रही होंगी तो यकीनन आप खरीद भी वही रहे होंगे ना। बिल्कुल ऐसा ही है। और फिर आप बाहर जाके ये शिकायत करते हैं, जब बाहर रहने वाले वो कहते हैं पाकिस्तान के जो खाने हैं या पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं या पाकिस्तान की चीज़ें हम उन्हें बहुत मिस करते हैं, तो अब वो उन्हें अपनी वहाँ पर दहलीज पर मिल जाएंगी, वहाँ पर उनको अवेलेबल होंगी। और जैसे कि स्पाइस की बात वो कर रहे थे, मिर्च मसाले पाकिस्तान के जितने मशहूर हैं और जितने हम खानों में डालते हैं, तो अब आपको बाहर के खानों में भी वो मिला करेंगे, ये तो और भी अच्छी बात है। और हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं या जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, जो वहाँ से इंपोर्ट करना चाह रहे होंगे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को, तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आलमी मयार के मुताबिक होनी चाहिए। वैसे तो प्राचा साहब ने हमें बताया कि बहुत अच्छी मार्केट है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की और बहुत अच्छी नज़रों से देखा जाता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन
हमने स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, क्योंकि आप जो लोग ये प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहे होंगे वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई अपनी कंपनी को या अपने नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के लिए मजीद मौके भी खुलते जाएंगे और मईशत जो है बेहतर होती जाएगी। आगे बढ़ें, हुकूमती बजट की बात कर लेते हैं, मईशत की बात करें, हुकूमती बजट की जो बात करें हम के नून लीग ने कह दिया कि हम अपना बजट लाएंगे, एक हुकूमत बजट लाएगी, एक हम नून लीग ने कहा हाँ जी हम अपोजिशन एक अपना बजट लाएगी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने फैसला सुना दिया है कि नून लीग के बजट सेमिनार से उनका ये खिताब था जिसमें उन्होंने कहा कि 3 साल में बेरोज़गारी बढ़ने से आम आदमी का जो ज़िंदगी के साथ ताल्लुक़ रखना था वो मुश्किल हो गया। मौजूदा हालात हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी की वजह से हुए हैं और अपोजिशन लीडर ने यह भी कहा है कि मीडिया की आज़ादी जो है वो सलब की गई है। उसके लिए जो ऑर्डिनेंस जो लाया जा रहा है हाँ, उसकी भरपूर हम मजम्मत कर रहे हैं और इस ऑर्डिनेंस का रास्ता भी रोका जाएगा, ये कहना था अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब का। सेमिनार से खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि मौजूदा हुकूमत ने बिजली की कीमतें 62% बढ़ा दी हैं, सुई सदरन हो नॉर्दर्न हो ये दिवालिया हो चुके हैं। और एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि इमरान खान जैसे लोगों को लाकर मुल्क पर मुसल्लत किया जाता है तो वो फिर नुकसान कर रहे होते हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना भी बोले हैं वैसे मिफ्ता इस्माइल जी, बिल्कुल वो भी बोले हैं कि पीटीआई ने मईशत से खिलवाड़ किया है, मुल्क का कर्जा जो है वो 15,000 अरब रुपए बढ़ा दिया गया है। अब जो 2 बजट आने वाले हैं ना, ये थोड़ा सोचने वाली चीज़ है कि एक जो है वो अपोजिशन बजट होगा और एक जो होगा वो हुकूमती बजट होगा, तो बजट कौन सा होगा ये समझ से बाहर है। नहीं, ऑपोजिशन का बजट जब ऑपोजिशन में होते हैं ना तो वो तो फिर अवाम दोस्त होता ही है ना, उन्होंने आशारियों को देखना होता है, वैसे बात कर रहा हूँ कि ना बाकी चीज़ों को देखना होता है। तो ऑपोजिशन ने तो मतलब ऑपोजिशन तो 50% तनख्वाहें भी बढ़ा सकती है, ऑपोजिशन तो सारे टैक्सेस भी खत्म कर सकती है, लेकिन उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना बजट लेकर आएंगे। बजट जो है मंजूर अगर गवर्नमेंट करवा लेती है तो फिर आप पहले तो ये रास्ता रोके कि बजट मंजूर ही ना हो सकता हो, फिर आप अपना जो बजट पेश कर रहे होंगे फिर उसको आप मंजूर करवा के देखें कि उसमें क्या होता है। लेकिन बजट में पहले देखना होगा ना कि ऑपोजिशन बजट में ऐसा क्या रख रही है जो कि अवाम दोस्त होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑपोजिशन मतलब देखें आप सब कुछ रख सकते हैं ना, क्योंकि मईशत किसने चलानी है, वजीर खजाना तो गवर्नमेंट का मौजूद है, हुकूमत ने फैसले करने हैं, वो जो करंट सिनेरियो है उसको देखते हुए। लेकिन अगर हुकूमत का रास्ता रोक लेती है ऑपोजिशन और हुकूमत का बजट जो आने वाला है उसमें रुकावट बन जाती है, ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात तो होगी। क्या ऑपोजिशन का अपना लाया हुआ बजट जो वो प्रूव हो पाएगा? पहली बात तो ये है कि आप देखें ना कि ऑपोजिशन अगर हम देख लें तो ऑपोजिशन ने मिल के ऑपोजिशन कितनी की है और वो बजट के मामले में कितना कामयाब हो सकेंगे वो देखना होगा। और बजट क्योंकि अब आने वाला है, हर शख्स की जुबान पर बजट की ही बात हो रही है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि जो गवर्नमेंट का बजट आ रहा हो पहले आप उसको देखें तो सही। अगर आप उसको देखे बगैर ही ये कहेंगे कि जी कि वो बजट ठीक नहीं आ रहा, हम अपना बजट लाने जा रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। पहले उस बजट को देखें और उस बजट को देखने के बाद जो है फैसला किया जाएगा कि ये बजट अच्छा है भी या नहीं है। पहले कैसे फैसला किया जा सकता है? जैसे वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि पहले दिन ही मुझे कह दिया गया था कि ये हुकूमत जो है फेल हो गई है। हाँ बिल्कुल। अच्छा हमजा, हम लोग एक वो मैं देख रही थी उनके तनों के साथ, उसके भूसे के साथ कुछ बनाया जाता है, शाहकार बनाए जाते हैं, फनपारे बनाए जाते हैं, मतलब पेंटिंग्स टाइप ना शाहकार बनाए जाते हैं। तो इसके हवाले से मैं आपको भी दिखाती हूँ, बल्कि नाज़रीन को भी दिखाती हूँ। रिपोर्ट तैयार बिल्कुल रिपोर्ट तैयार की गई है, बड़ी खूबसूरत। आइए आपको भी दिखाते हैं। गंदम के तिनकों से शाहकार तख्लीक करना एक ऐसा फ़न है जो बहुत कम लोग जानते हैं, मगर इसमें महारत बहुत कम आर्टिस्ट दिखा सकते हैं। पेशावर का आबिद शाह ऐसे ही आर्टिस्टों में से एक है जिसने न सिर्फ इसे ज़रिए माश बनाया बल्कि इस फ़न के ज़रिए उन्होंने अपने अंदर के एहसासात का भी खूब इजहार किया। ये महज गंदम के तिनकों को जोड़ने का फ़न नहीं, आबिद शाह ने इस फ़न में अपनी मुसव्वरी की सलाहियतें भी दिखाई और एक्सट्रैक्ट आर्ट का इस्तेमाल भी किया। यही वजह है कि उनके फ़न पारे मुल्क में नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी पसंद किए जाते हैं। एशिया में इसका 4 कारीगर थे जी और 200 साल पुराना काम है जी। चावल के तिनके से बनते जी और बग़ैर लच्छे वाला जो गंदम का तिनका होता है उससे बनते जी। मेरे पास ये दुबई का जो है, लंदन का है, अमेरिका का जो 3 पीस हैं, ये बना रहा हूँ जी इसका काम कर। आबिद शाह के फनपारे जब नुमाइशों में रख दिए जाते हैं तो हमेशा तवज्जो का मरकज़ बन जाते हैं। इस खूबसूरत आर्ट की सरपरस्ती करके ना सिर्फ आबिद शाह जैसे फ़नकारों की हौसला अफजाई की जा सकती है बल्कि इससे कसीर ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है। कैमरामैन किफ़ायत शाह के साथ शहजादा फ़हद, 92 न्यूज़ पेशावर। जी, ये खुसूसी रिपोर्ट आपने मुलाहिज़ा की है। यहाँ पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
सेहत की सहूलतों की बात करेंगे और पंजाब के 36 अजला की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें खुश आइंद बात कह लिया जाए, हैरत की बात कह लिया जाए। चलें, खुश आइंद है कि तरक्की हो रही है, बेहतरी आ रही है। जनूबी पंजाब के 11 में से 10 अजला ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। जी हाँ, और इन अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की कारकर्दगी 92 का 98% रही है, और ये बेहतरीन कारकर्दगी हासिल करने वालों में डेरा गाजी खान है, मुल्तान है, राजनपुर है, बिहाड़ी, मुजफ्फरगढ़, लोधरा, लिया, बहावलनगर, बहावलपुर, खानेवाल के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान शामिल हैं, जिनको कहा गया है कि उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हाँ जी, और दिलचस्प बात यह है कि सहूलतों से महरूम होने के बावजूद जनूबी पंजाब ने वस्ती पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जैसे अजला, लाहौर, रावलपिंडी और फैसलाबाद जैसे अजला जो हैं वो जनूबी पंजाब के अजला से पीछे रहे हैं। अभी तो हुकूमत ने सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को फाल किया है। सोचने की बात यह है कि जब जनूबी पंजाब सूबा जिसका ख्वाब है वो हकीकत का रूप धार लेगा, जिसका वादा किया गया है वो पूरा हो जाएगा, तो फिर कितनी बेहतरी आ सकती है और कितनी हकीकतन तब्दीली भी आ सकती है। फिर ये फ़ायदा भी होगा कि जो मसावी मौक़े हैं वो आवाम को मिलेंगे, तो उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाएगा। अभी हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ सेक्रेटेरिएट को फॉल करने के बाद सूरत हाल इतनी बेहतर है, तो फिर अगर बाकायदा दर्जा मिल जाता है सूबे का, तो फिर हालात क्या होंगे ये भी देखने की बिल्कुल ऐसी है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब अजमल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। अजमल भट्टी साहब, अस्सलाम, गुड मॉर्निंग सर। सर, बहुत अच्छी खबर है ये, ज़रा ये बता दीजिएगा कि इंडिकेटर्स हैं क्या जिनकी बुनियाद पर ये फैसला किया गया है कि इनकी रैंकिंग बेहतर है और लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी तक पीछे रह गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हेल्थ रोड मैप इंडिकेटर्स हम इनको बोलते हैं, और ये काफ़ी अरसे से 5-6 सालों से हम डिस्ट्रिक्ट्स की परफॉर्मेंस इन पे एवेल्यूएट करते हैं। टोटल 9 एरियाज़ हमारे हैं, जिनके अंदर सब एरियाज़ जो हैं वो मोर देन 70 हैं। 9 एरियाज़ में हम इक्विपमेंट की फंक्शनैलिटी देखते हैं, जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी है उसकी आउटलुक देखी जाती है, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है, और इसके अलावा डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को देखा जाता है। इनके सब एरियाज़ जो मैंने गुजारिश की कि मोर देन 70 हैं, उनके ऊपर हम डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग करते हैं, जिसमें हमारी जो EPI की कैंपेन है, वैक्सीनेशन कैंपेन्स हैं, इसके अलावा हमारा जो TB के प्रोग्राम्स की कैंपेन है, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें जैसे आपने बताया कि खुशाइंद बात यह है कि हेल्थ डिपार्टमेंट साउथ पंजाब बनने के बाद यहाँ पर हमने जो स्ट्रैटजीज़ अडॉप्ट की, उसके नतीजे में हमारे CEOs ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। और उन स्ट्रैटजीज़ में जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये कि हमने यहाँ पर अपना एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर इस्टेब्लिश किया, और हम कॉन्टीन्यूसली एक इंडिकेटर को मॉनिटर करते रहे कि किस काउंट के ऊपर कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या कुछ हो रहा है। इसके अलावा हमने अकाउंटेबिलिटी और रिवार्ड का सिस्टम इस्टेब्लिश किया, और हम हर वीकली बेसिस के ऊपर, बल्कि मेरी टीम तो डेली बेसिस के ऊपर इनके साथ लिजॉन करती है कि हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स इन डिस्ट्रिक्ट्स के कहाँ पर हैं। तो ये सब एक टीम एफर्ट है, और इस टीम एफर्ट में जो हमें गवर्नमेंट ने विजन दिया हुआ है उसके मुताबिक हमने कोशिश की है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में हम इसको सस्टेनेबल भी बनाएंगे और इससे बेहतर हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे। ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, जनूबी पंजाब हेल्थ सेक्रेटेरिएट के 11 में से तकरीबन बताया जा रहा है जो 10 अजला के CEOs हैं, उनकी बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने में आप क्या समझते हैं जनूबी पंजाब का जो सेक्रेटेरिएट का क़याम है उसने कितना अहम किरदार अदा किया है? देखिए, इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सेक्रेटरीट बनने से एक तो लोगों के मसाइल यहाँ पर हल होना शुरू हो गए हुए हैं। ठीक है। और जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने हमें टास्किंग की हुई है कि हमने आउट परफॉर्म करना है, तो हेल्थ सेक्रेटरीट में जैसे मैंने गुजारिश की कि हमने मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस अपनी बहुत ज़्यादा बेहतर की है। नंबर 2 ये कि हमारा जो लेजॉन है वो इनके साथ बहुत इम्प्रूव हो गया है। जैसे कि यहाँ के लोगों के मसाइल अभी डोर स्टेप्स पे हल होना शुरू हो गए हैं। लोग हमारे पास यहाँ पर आते हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, और उनको लाहौर जाना नहीं होता इस हवाले से। तो लाइकवाइज ये है कि जब हेल्थ सेक्रेटरीट यहाँ पर बैठ गया है तो हमारी कनेक्टिविटी, मोबिलिटी इस सेक्रेटरीट की बहुत बेहतर है। जैसे कि हम मुल्तान में बेस्ड हैं, तो मुल्तान में बेस्ड होने से ये है कि हमारे जितने माँ सिवाय बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट के सारे डिस्ट्रिक्ट्स 2 से 2.5 घंटे की रीच में हैं। सो हमारी टीम्स ने बहुत अच्छी मॉनिटरिंग की है, और मैं अपनी टीम को भी इसका क्रेडिट दूंगा, और अपने जो CEOs हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से हमें भट्टी साहब, एक तासुर ये भी है साउथ पंजाब के जो ज़िले
जी ठीक है। इन अजला में क्योंकि काम करने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा मौजूद है, बहुत कम काम हुआ है, इसलिए इनकी रैंकिंग भी जब थोड़ा सा काम किया जाए तो बेहतर हो सकती है। बाकी हम अगर लाहौर को देख लें, रावलपिंडी को देख लें या फिर फैसलाबाद को देख लें, वहाँ पर तो वैसे ही सहूलियात बहुत ज़्यादा बेहतर है, तो वहाँ पर उतनी जो है मतलब शायद गुंजाइश ही मौजूद नहीं है कि मज़ीद काम किया जाए। ये दुरुस्त बात है या रैंकिंग का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, उस महीने का ही काम सिर्फ देखा जा रहा होता है? देखिए, ये इसमें दोनों चीज़ें जो आपने फरमाई हैं वो बेहतर है कि ये एक वन डे एक्टिविटी, वन मंथ एक्टिविटी नहीं है। एक्चुअली जो आप एफर्ट्स कॉन्टीन्यूसली कर रहे होते हैं, सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे कर रहे होते हैं, उसके रिजल्ट्स आपको 2-4 महीने के बाद नज़र आते हैं। ठीक है। तो जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हेल्थ की फैसिलिटीज़ गो के बेहतर हैं, लेकिन ये एक मुसलसल मेहनत का नाम है और ये हेल्थ रोड मैप इंडिकेटर्स एक बहुत अच्छा गेज है। और मतलब ये कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको, अगर आपने टॉप में रहना है तो आपको मुस्तकिल मेहनत करनी पड़ेगी। किसी भी महीने अगर आपने परफॉर्मेंस में स्लैकनेस दिखाई, सुस्ती दिखाई, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो नीचे चली जाती है। तो इसीलिए सीईओज जो हैं उनको मुसलसल मेहनत करनी पड़ती है और उसी मुसलसल मेहनत को इंश्योर कराने के लिए जो साउथ पंजाब का हेल्थ सेक्रेटरीट है वो दिन रात कोशिश है कि हम इनको ये बार बार कहते रहें और इनको एडवाइस करते रहें, मेंटोरिंग करते रहें कि हमने इंशाल्लाह टॉप पे ही रहना है और वो अपनी परफॉर्मेंस को दिन रात बेहतर करें। लेकिन आपकी बात यहाँ तक बिल्कुल दुरुस्त है कि साउथ पंजाब में बहुत काम की गुंजाइश है, बहुत बेहतरी की गुंजाइश है और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने ये रियलाइज़ करना शुरू कर दिया हुआ है कि यहाँ पर जो छोटे से गैप्स भी अगर आप फिल करते जाएं तो उसका एक बहुत मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट आता है। और वो आपने देखा कि रोड मैप इंडिकेटर्स में बेहतरी आने की वजह से वो सबको भी पता चला है। ठीक है भट्टी साहब, हमने देखा कि जब सेहत कार्ड दिया गया तो जनूबी पंजाब में सबसे पहले उसकी तकसीम की गई। फिर सेहत के हवाले से हम पूछ लेते हैं आपसे कि सेहत के हवाले से कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी मुकम्मल होने हैं, जिनके ऊपर काम इस वक्त हो रहा है। एक तो नश्तर अस्पताल का हमें पता चला फ़ेज़ 2, इसके अलावा और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं सेहत के हवाले से? सेहत कार्ड जो है जी वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पिछले दिनों प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ मिनिस्टर साहब ने उसको लिया में उसका आगाज़ किया जी। और अभी तो इस तरह है कि हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स हैं वो इसमें एम्पैनल्ड हैं और लोगों को बेहतर सहूलियात मुहैया कर रहे हैं। इसके फ़ेज़ 2 में हम अपने जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स हैं उनकी भी एम्पैनलमेंट कर रहे हैं ताकि लोगों को मैक्सिमम स्पेसेस अवेलेबल हों जहाँ पे वो जाके अपना इलाज करा सकें। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। इसके अलावा आपने प्रोजेक्ट्स का पूछा तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर साहब की और उनकी काबीना की बहुत ज़्यादा फोकस है साउथ पंजाब की इम्प्रूवमेंट के हवाले से। निश्तर 2 जो है वो आप ये देख लीजिए कि निश्तर 1 जो है वो 54 में बना था और उसके बाद ये निश्तर 2 अब बन रहा है। हाँ जी। और इसकी जो लोकेशन है वो मोटरवे से ज़्यादा दूर नहीं है और ये बहुत अच्छी एक फैसिलिटी 500 बेडेड की बन रही है जिसमें न्यूरो सर्जरी, आई और इस तरह के जो इम्पोर्टेंट हमारे बीमारियां हैं उनका इलाज मुमकिन होगा। मुल्तान को ही देख लीजिए तो यहाँ पर एक गला गोदाम के नाम से निश्तर का ही एक मदर एंड चाइल्ड ब्लॉक भी बन रहा है जो कि 200 बेडेड है। मुल्तान को हम इस तरह देख रहे हैं कि मुल्तान इंशाल्लाह एक रीजनल हब हेल्थ सेक्टर में बनेगा और इसके इर्द गिर्द जो फैसिलिटीज़ बन रही हैं जिनमें चीदा हमारे पास कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बन रहा है डीजी खान में, इसी तरह रहीमर खान में शेख ज़ैद 2 बन रहा है जी। उसी और रहीमर खान में एक हब एंड स्पोक मॉडल भी बन रहा है। तो यहाँ पर चाहे आप प्राइमरी हेल्थ की बात कर लें चाहे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की बात कर लें तो बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जब जो कंप्लीट होंगे और एक हेल्थ सेक्टर के मेन स्ट्रीम में आएंगे तो हेल्थ सेक्टर के इंडिकेटर्स जो हम आज देख रहे हैं इनसे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। ठीक है। सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब हमारे साथ मौजूद थे अजमल भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे मेरे पास आप बात कर रहे थे जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं, रैंकिंग जो आई है वो बेहतर आई है। ठीक है, गुंजाइश तो मौजूद है काम करने की, लेकिन वो काम होना भी चाहिए। कितने सालों से वो काम नहीं हो रहा, हमें इस चीज़ को भी देखना चाहिए। अगर आपको अपने इलाके के अंदर ही सेहत की बेहतर सहूलियात मिल पाएंगी तो आप मजबूर नहीं होंगे दूर दराज के शहरों की तरफ, बड़े शहरों की तरफ मूव करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोगों को उनके अजला के अंदर ही ऐसी सहूलियात मिलें कि उनको इतना सफ़र करके। हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि अगर जो इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सहूलियात अभी नहीं हैं तो लोग जो है वो शहरों का रुख करते हैं, बड़े शहरों की तरफ आते हैं रोज़गार के लिए भी,
सेहत की सहूलतों के लिए भी जो कि जिनका फुकदान होता है, तो अगर उनके अपने शहरों में उनको ये तमाम सहूलतें मिलेंगी तो एक तो शहरों के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, चाहे वो सेहत का महकमा है, चाहे फिर जॉब के हवाले से अपॉर्चुनिटी है, एजुकेशन है, तो उनको उनकी घरों पर, उनके अपने इलाकों में ये सहूलतें मिलनी बहुत ज़रूरी है और इनके ऊपर काम हो रहा है, ये एक अच्छी बात है। अच्छा, आज जो है ना इशाल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जारहियत के शिकार जो मासूम बच्चे हैं उनका आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस दिन को मनाने का मकसद जिस्मानी और दिमागी तशद्दुद का शिकार होने वाले और बेघर बच्चों की तकालीफ के मुताल्लिक अवाम को आगाही फराहम करना। बिल्कुल ऐसा ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमजा ये बताया गया है कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाली जंगों और तशद्दुद आमेज़ वाक़यात में अमरीका, यूरोप, इजराइली रियासत के हाथ जो वाज़े तौर पर दिखाई भी देते हैं, और फिर इराक है, अफ़गानिस्तान है, फ़लस्तीन है, इनके बच्चों की वसी पैमाने पर होने वाली हलाकतें और तशद्दुद इस हकीकत की तस्दीक है कि जबकि इंसानियत के ख़िलाफ़ हम भारतीय जुराइम को भी देखते हैं, कम सिन बच्चों की कैद है, उनकी शहादतें हैं, आलमी ज़मीर पर एक सवालिया निशान बनकर रह गए हैं जो हम हालात वाक़यात देख रहे हैं। जब हम आलमी दिन मना रहे होते हैं, हम उसकी आगाही जो है उससे लोगों को बता रहे होते हैं, आगाह कर रहे होते हैं, उसको उजागर कर रहे होते हैं जो उसकी सिग्निफिकेंस है, लेकिन फिर हम जब खामोशी इख्तियार कर लेते हैं, जब पैलेट गन्स के बेरहम इस्तेमाल से बच्चों की बसारत छीन ली जाती है, मतलब जन्नत नज़ीर वादी में गैर इंसानी और तारीख़ का तवील तरीन लॉकडाउन लगाया जाता है, बच्चे भी कैदोबंद की सोबतों में होते हैं और हम खामोशी देखते हैं, तो उस वक्त जो है वो अक़वाम आलम हम बात करें, हम मुहज़्ज़िब अक़वाम की बात कर रहे हों, हम उनकी बात कर रहे हों जो किसी भी सानहे पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने लंबी खामोशी ऐसी इख्तियार की है कि बोलने को भी तैयार नहीं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें खैर, तो एक गैर सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 1 बच्चा जारहियत का शिकार होता है। अब हम दूसरी तरफ बात कर रहे हैं कि मुल्कों को अपने अंदर भी इन मामलात को देखना होता है और उनके ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है। सिर्फ पंजाब में 70% बच्चे जुल्म, तशद्दुद और ज़्यादती का शिकार होते हैं। और इस हवाले से बच्चों के हकूक़ के लिए सरगर्म जो सोशल वेलफेयर हैं जैसे इदारे जो काम करते हैं, वो भी हमें उनकी कारकर्दगी भी सिफर नज़र आती है। हम देखते हैं बहुत सारी ऐसी तंजीमें चल रही हैं, प्रोटेक्शन ब्यूरोज़ चल रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर काम होता हुआ हमें उस तरह से नज़र नहीं आता, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हुए नज़र नहीं आते। तो इसी हवाले से हम बात भी कर लेते हैं। चेयरपर्सन हैं चाइल्ड प्रोटेक्ट एंड वेलफेयर ब्यूरो की सारा अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। सारा अहमद, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शो। सारा अहमद, पंजाब में देख रहे हैं हम कि जारहियत का शिकार मासूम बच्चों के आलमी दिन के मौके पर इस वक्त किन इक़दामात की ज़रूरत है जो कि नहीं उठाए जा रहे हैं, जो कि हम भी बात कर रहे हैं कि ब्यूरोज़ हैं वो भी अपना किरदार अदा करते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है वो बच्चों के ऊपर जारहियत के दिन के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगी कि कवानीन हमारे पास बेहतरीन मौजूद हैं जो कि बच्चों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बने गए, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में मुझे जो है वो वहाँ पे कमी नज़र आती है। तो तमाम स्टेक होल्डर्स मिल के जब काम करेंगे कि वो कानून इम्प्लीमेंट हो, लॉ इन्फोर्समेंट हो, तो फिर हम इस चीज़ में कामयाब हो सकते हैं। सर, ये तो बताएं कि पंजाब में बच्चे किन हवालों से अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, आपका ब्यूरो उसके लिए क्या कर रहा है? जी, पंजाब में अगर देखा जाए तो बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की जाए तो बहुत सारे जो हैं वो पहलू नज़र आते हैं, जैसे चाइल्ड बेगरी है जिसमें जो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन का पार्ट है, उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ है, फिर मिसिंग बच्चे हमें नज़र आते हैं। तो ये डिफरेंट और अबैंडन डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन, वो जिनको माँ बाप जो है वो पैदा होते ही छोड़ देते हैं, जिनको बच्चों की ज़रूरत नहीं होती, तो कभी हमें बच्चे हॉस्पिटल से मिल रहे हैं, कभी पुलिस स्टेशन से मिल रहे हैं, कभी थानों, कभी वहाँ रेलवे स्टेशन से मिल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आती हैं। तो ये डिफरेंट वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन में के अंडर जो है डिफरेंट चीज़ें आती हैं। ठीक है, सारा बच्चों की बाउंड्री लेबर की बात करते हैं, कितना बड़ा मसला है और इसको हल करने के लिए आपके इदारे और हुकूमत ने क्या कोई ठोस इक़दाम उठाए हैं? जी, जब बॉन्डेड लेबर की बात की जाए तो पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट कहता है कि 15 साल से कम उम्र बच्चे को आप मुलाजमत पर रख नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। तो जो हमने देखा ये है कि अच्छी फैमिलीज़, एजुकेटेड फैमिलीज़ भी बच्चों को मुलाजमत पर रख रही हैं, जबकि उनको कवानीन का पता है तब भी। तो ये बड़ा शर्मनाक जो है ना एक अमल है, और इस पर ये तो एक्चुअली आता है लेबर डिपार्टमेंट के अंडर है, लेकिन जब ऐसे बच्चे पर तशद्दुद होता है या अब्यूज़ होता है तो हम फिर इंटरवीन करते हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो फिर इंटरवीन करता है। जब हमारी हेल्पलाइन 1121 पे हमें कोई इत्तला आती है रिगार्डिंग इस तरह का कोई वाक़या जब पेश आए। दूसरी बात, मुझे लगता है अवेयरनेस जो है उसका भी फुकदान है। जो
दूसरे इलाके वहाँ पे लोगों को इतना पता ही नहीं है कि ये एक जुर्म है और आप 15 साल से कम उम्र बच्चे को मुलाजमत पे नहीं रख सकते। ऑल्सो एक बड़ी वजह यह है कि हमारे इतनी गुर्बत है और पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है हमारे मुल्क की कि लोग बच्चों को अपना ज़रिए आमदन के लिए इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह ऑफ कोर्स उनको मुलाजमत है जिसके बदले में उनको मंथली सैलरी मिलती है और ये प्रॉपर उनका बिजनेस है। ठीक है, सारा साहब हमें ये भी बताइएगा कि आपका इदारा बच्चों की रिहेबिलिटेशन के लिए क्या इक़दाम उठा रहा है? बच्चे जो तशद्दुद का शिकार हो जाते हैं, कितनों को रिहेबिलिटेट कर दिया गया है अभी तक? जी, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है, सिर्फ पंजाब नहीं लेकिन पूरे पाकिस्तान का, जो कि एक बच्चे को रेस्क्यू करता है और कैसे बच्चों को जिन पर तशद्दुद होता है, जिन पर अब्यूज़ होता है। तो अगर फिगर्स देखी जाएँ, जब से ब्यूरो बना है तब से लेके 15 साल हो गए और तब से आज तक 50,000 से ज़ायद बच्चों को अपनी तहवील में ले चुके हैं, उनको प्रोटेक्शन फराहम की गई है। और हम सिर्फ बच्चों को ला के प्रोटेक्शन नहीं देते, खाना पीना नहीं देते, उसके अलावा उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। हमारे पास एक प्रोफेशनल टीम है साइकोलॉजिस्ट की और काउंसलर्स की जो बच्चों की डेली काउंसलिंग करते हैं। एक एग्जांपल मैं दूंगी, रिसेंटली एक बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ, उसको ब्यूरो की हेल्पलाइन पे कॉल आई 1121 पे, हमने उसको तहवील में लिया और ला के अपने पास तब तक रखा जब तक हमने फील नहीं किया कि वो सेफ़ है अपने माँ बाप के पास जाने के लिए। और तब उतने पीरियड में उसकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की गई क्योंकि वो ट्रॉमा की शिकार थी। हमारे पास स्ट्रीट चिल्ड्रन आते हैं जो नॉर्मल नहीं होते, वो ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं, वो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उनको ज़िंदगी की तरफ वापस लाना एक बहुत ही मुश्किल अमल है जो हमारी तमाम मेरे ऑफिसर्स और साइकोलॉजिस्ट, हमारी पूरी टीम सर अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, सारा कॉन्फ्लिक्ट जोन्स की बात करते हैं। अगर बच्चों को रिहेबिलिटेशन की ज़रूरत हो, किस तरीके से आपका इदारा उस हवाले से काम करता है? देखिए, बच्चों की रिहेबिलिटेशन इस तरह की जाती है कि पहले उनके साथ डेली 1-on-1 सेशंस किए जाते हैं ब्यूरो में और वहाँ पे उनको सिखाया जाता है कि मतलब उनको दे नीड टू मूव ऑन इन लाइफ और उनको हम दूसरे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं ताकि उनको एक नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। और हमारे जो दूसरे परमानेंट रिजाइडिंग बच्चे हैं ब्यूरो में, जो ज़्यादातर ऑर्फन्स हैं जिनका कोई आगे पीछे नहीं है, वो उनको जो है कॉन्फिडेंस देते हैं। तो हम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हमारे साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं कि बच्चों को वापस जो है ना अब नॉर्मल किया जाए। प्लस हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ शुरू की हैं, हमने स्किल सेट की क्लासेस शुरू की हैं, नर्सेज की ट्रेनिंग शुरू की है ताकि बच्चों को जो है वो डिफरेंट बाहर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में, म्यूज़िक क्लासेस, कुरान क्लासेस, ये सब के ज़रिए बच्चा जो है कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल बन सके, बाद में ज़िंदगी सर उठा के गुजार सके, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो की जाती है ऑन अ डेली बेसिस। सर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रही थी और ब्यूरोज़ को इसमें अपना किरदार अदा करना भी चाहिए और हम लोगों को बहैसियत माशरा भी इस काम में अपना किरदार अदा करना चाहिए। जिस तरह से वो कह रही थी कि 15 साल से जो छोटे बच्चे हैं इनको कानूनन जुर्म है कि आप अपने घरों पर या अपनी फैक्ट्रीज़ में मुलाजमत दें, तो आपको इस चीज़ को भी देखना होगा आपका अपना क्या फ़र्ज़ बनता है कि एक जुर्म है और आपको बच्चों को इस तरीके से फैक्ट्रीज़ में काम देना। हम ठीक है मानते हैं गुर्बत है, बच्चों को काम के लिए पेरेंट्स बाहर निकालते हैं, लेकिन आप खुद देखें कि आपको इतने छोटे बच्चों को नौकरी पे नहीं रखना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है जी। खैबर पख्तूनख्वा की बात करेंगे। महकमा सयाहत ने मौसम गर्मा के हवाले से सयाहों के लिए एक बेहतरीन इंतज़ाम कर दिया और खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती मकामात पर बेहतरीन रिहायशी कैंपिंग पॉड्स बना दिए। बिल्कुल ऐसा ही है। 10 सयाहती मकामात पर 260 बेड्स पर मुश्तमिल ये कैंपिंग पॉड्स बनाए गए हैं और जो सयाहती मकाम पर 26 बेड्स पर मुश्तमिल पॉड्स की तनसीब मुकम्मल कर ली गई है। जिन सयाहती मकामात पर पॉड्स का इंतज़ाम किया गया है उनमें हम देख लें ठंडियानी है, शारान है, गबीन जब्बा है, यक तंगी है, शेख बदीन है और दीगर बहुत सारी जगह हैं ऐसी जिन इलाकों को इसमें शामिल किया गया है। और मुतलका इदारे जो हैं कोरोना वायरस के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर पर भी अमल दरामद कराने के पाबंद होंगे। अच्छा, इशाल ने कहीं और पर भी ये देखे हैं। इशाल मुझे बता रही थी कि मैं गई थी और मैंने स्टे भी किया था। इशाल ज़रा बताएं अपना थोड़ा सा। बहुत ही खूबसूरत है जगह है कश्मीर में, ये सॉरी कश्मीर कह रही हूँ, मरी में। मैं परेशान हो गया था कि मुझे मरी पत्रियाटा के मकाम पर, पत्रियाटा के मकाम पर नहीं, कश्मीर में नहीं, पत्रियाटा के मकाम पर। और बहुत अच्छा कैंपिंग गाला जो है वो TDCP की जानिब से वो अरेंज किया गया हुआ था और मैंने बड़ा इंजॉय किया उसको कि वो अरेंजमेंट बड़े अच्छे थे।
आपको लाइट का भी एक अरेंजमेंट उसके अंदर दी गई। तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे ना तो बारिश बहुत तेज़ हो गई थी हमजा। हमने सोचा कि अब जो कैंपिंग है वो हो नहीं सकेगी, लेकिन जब हम वहाँ पर पहुँचे उनके कैंप्स के अंदर तो बारिश अंदर पहुँची ही नहीं थी। इतने सेव हैं वो, इतने महफूज किस्म के, फिर व्यू भी बहुत अच्छा, व्यू बड़ा अच्छा था। तो ये यानी कि बहुत अच्छा मंसूबा ऐसा होना चाहिए। और फिर जब हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं और फिर हम बात कर रहे हैं कि सयाहत को हमने फ़रोग देना है, फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, कैंपिंग पॉट्स क्योंकि आप उसमें रह के आई हो, तो मुझे ये बताओ कि अब मजीद कितने ज़्यादा होने चाहिए? अभी सुनने में तो ये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि ये इससे बहुत ज़्यादा होना चाहिए? जब टूरिज्म का जो शोबा जिस तरीके से हम कह रहे हैं कि खुल जाएगा मुकम्मल तौर पर, तो उस वक्त तो ये कम होंगे। जितने स्पॉट्स इन्होंने बनाए हैं ये कम होंगे, जितने बेड्स ये बता रहे हैं वो कम पड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे जो लोग हैं वो बहुत ही शौक रखते हैं कैंपिंग का। बिल्कुल, वो टूट पड़ते हैं। तो जब उन्हें पता चलना है तो उन्होंने तो फिर इस तरीके से निकलना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनमें ज़्यादा जो है इनको वसी किया जाए, इनमें थोड़ी मज़ीद अच्छा, अभी पहला कतरा है ना, इसको आहिस्ता आहिस्ता तुम देखना कि ये कोशिश की जा रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये मज़ीद बढ़ाए भी जा रहे हैं। अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ हमजा, आप अपनी फैमिलीज़ के साथ जाएँ, अपने फ्रेंड गैदरिंग के साथ जाएँ। बहुत महफूज, बहुत सेफ, और आपको तमाम तर फैसिलिटीज़ जो हैं उसके विशाल ने 100/100 दे दिए हैं, तो ये बेहतरीन मंसूबा है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब हम जाएंगे, कोशिश करेंगे कि इसमें स्टे करें। फिर ये जो विशाल हमें बातें बता रही है, हम लोगों को उतने ही फ़ख्र से, उतनी ही खुशी से ये बातें बता सकेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं और बात कर रहे थे हम कि कम बरामदात और तवक्को से ज़ायद दरामदात की वजह से 1 साल कबल के मुकाबले में पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा है मई में 134% बढ़ गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक मई 2021 में माहाना खसारा 3 अरब 43 करोड़ 20 लाख डॉलर तक पहुंच गया है, जो 1 साल कबल 1 अरब 46 करोड़ 70 लाख डॉलर था। और खदशात बढ़ रहे हैं कि हुकूमत को बैरूनी अकाउंट कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है। गुज़श्ता बरस हमने देखा दिसंबर के महीने से तिजारती खसारे में इजाफा जारी है, और इसकी बड़ी वजह मुल्क में दरामदात में बड़ा इजाफा है, जबकि इसके मुकाबले में हम देखें तो निस्बतन सुस्त बरामदाती अमल भी है। रवा माली साल के जो 10 माह यानी जुलाई था मई 2021 तक का तिजारती खसारा है वो 29.5% बढ़कर 27 अरब 27 करोड़ 50 लाख डॉलर तक पहुंचा है। हाँ जी, जबकि गुज़श्ता बरस ये खसारा अगर इसकी हम बात कर लें 21 अरब 6 करोड़ 50 लाख डॉलर था। तो ये हम बात कर रहे हैं तिजारती खसारे की, ट्रेड डेफिसिट की। इसकी बड़ी वजूहात हैं क्या? अच्छा, जब हम बात कर रहे होते हैं ना विशाल मईशत के हवाले से, खुसूसी कोविड के दिनों के अंदर, तो फिर वो फैक्टर भी हमें बहुत ज़्यादा उसके अंदर शामिल करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ना। हम देख रहे हैं कि ज़िंदगी वैसी नहीं है जिस तरह से कोविड से पहले थी, हालात वैसे नहीं हैं जिस तरह कोविड से पहले थे, आसानियाँ वैसी नहीं हैं जिस तरह कोविड से पहले थी, लेकिन चैलेंजेस बहुत मुख्तलिफ हो चुके हैं। चैलेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। किसी भी आप शोबे की बात करें, आप किसी भी शोबे में, आप घर में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप मजदूर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आपके लिए मुश्किलात बड़ी हैं। उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर कोविड भी है। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस तो ठप्प होकर रह गए हैं हमजा। हम लोग बहुत सारे बिजनेस की बात करते हैं, जो छोटे बिजनेस सेक्टर्स थे उनको हमने देखा, स्मॉल बिजनेस जो थे वो उनको हमने देखा कि बहुत तेज़ी से बंद हुए हैं, क्योंकि उनके पास उस तरीके से फंड्स नहीं रहे थे। फिर उनका काम कारोबार जो है वो नहीं चल पा रहा था। फिर उन्होंने मुलाजमतों से लोगों को निकाला। पहला फेज़ ये आया कि मुलाजमतों से लोगों को निकाला जब हमने देखा कि कोरोना का फर्स्ट लहर थी उसमें। फिर उसके बाद कारोबार जो है उनमें आहिस्ता आहिस्ता जब मुलाजमीन की तादाद कम हुई, काम भी कम होता चला गया, और फिर एंड क्या हुआ कि वो बंद होकर रह गए। तो ये तमाम चीज़ें जिस तरह हमजा कह रहे हैं, ये तमाम जो अवामिल हैं, ये मिलकर ही तिजारती खसारा जो है उसके अंदर उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं कि खासा जो है वो ज़्यादा हो गया। मुख्तलिफ चीज़ें हैं शाल, मतलब हम देखें तो तिजारती खसारे, ट्रेड डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, तो हालात उतने साजगार हम बात करें तो इंटरनेशनली भी नहीं थे। इंटरनेशनली कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर हमने ऐसे कुछ पीछे मसाइल देखे थे कि लोगों के कंटेनर्स के मसाइल होना शुरू हो गए थे, और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत बेहतर रही इसके अंदर। हमें जो ऑर्डर्स मिलना टेक्सटाइल इंडस्ट्री में शुरू हुए थे वो तो हम बांग्लादेश और भारत को पीछे छोड़ गए थे, क्योंकि
हमें इतने बेहतर ऑर्डर्स मिल रहे थे पाकिस्तान की। अगर हम ये देख लें कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड को कंट्रोल करने की कोशिश की, उसको भी आलमी सतह पर सराहा जा रहा था। हम बात करेंगे, शारिक वोहरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रेड डेफिसिट की बात हो रही है। शारिक वोहरा साहब, वजह क्या समझते हैं इसकी? ट्रेड डेफिसिट जो करंट मंथ का आप कह रहे हैं? जी, मई का ट्रेड डेफिसिट जो करंट मंथ में आया है, उसकी वजूहत जो गवर्नमेंट ने दी हैं वो ये है कि एक लंबा जो है वक्फा था छुट्टियों का, जिसकी वजह से शिपमेंट्स मुतासिर हुई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन मुतासिर हुई। और आपको याद होगा कि कराची चेंबर ने गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इससे आगाह कर दिया था कि ये इतना लंबा जो होगा, इसकी वजह से बहुत सारी शिपमेंट्स जो है मुतासिर होंगे। हुआ दुनिया में ये है कि फ्रेट इंडस्ट्री में इस वक्त बड़ा शदीद क्राइसिस है। शिपमेंट जहाज़ जो है वो स्किप कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान और दूसरे पोर्ट्स में जो बर्थिंग है, प्लस जो फ्रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो ये सारे अवामिल थे। आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ये जो कमी वाक़या हुई है ट्रेड डेफिसिट में, ये आने वाले वक्तों में इससे कहीं ज़्यादा बड़े फिगर्स के ज़रिए कॉम्पनसेट हो जाएगी। ठीक है। अच्छा वोहरा साहब, ये भी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि अगर हुकूमत ने बैरूनी अकाउंट को कंट्रोल ना किया तो बढ़ भी सकता है। क्या समझते हैं, किस तरीके से कंट्रोल कर सकती है हुकूमत? लॉन्ग टर्म में हुकूमत के पास ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल करने का फ़िलहाल ना इस हुकूमत के पास ना पिछली हुकूमतों के पास कोई ऐसा लॉन्ग टर्म सोल्यूशन था। और यही सक्सेसिव फेलियर है गवर्नमेंट्स का, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है वो $25 बिलियन पर है और जो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ रही हैं। और रिकॉर्ड ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा अगर पाकिस्तान की इस हुकूमत ने भी नए एक्सपोर्ट बास्केट न तलाश की, नई मसनूआत को एक्सपोर्ट करने की तरफ तवज्जो न दी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री ने, और जो एग्जिस्टिंग हमारी प्रोडक्ट्स हैं एक्सपोर्टेबल, उसका सरप्लस ना पैदा हुआ, तो ये ट्रेड डेफिसिट आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए कि बढ़ती हुई आबादी के सबब पाकिस्तान की जो इम्पोर्ट है, इंक्लूडिंग जो फूड बास्केट के आइटम्स हैं, वो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन शारिक वोहरा साहब, आपकी बातों से ये लग रहा है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर हम इस महीने के अंदर ट्रेड डेफिसिट देख भी रहे हैं, ये इतनी परेशानी की बात नहीं है, इसको हम कंपनसेट कर सकते हैं। जी, देखें शॉर्ट टर्म में तो हम कॉम्पनसेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जिस तरह टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में कैपेसिटी ऐड हो रही है सारे सेक्टर्स में, वीविंग में, प्रोसेसिंग में, डाइंग, फिनिशिंग में, निटिंग में, तो उम्मीद ये है कि टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट जो है वो 15% जो है वो बढ़ जाएगी इन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स। लेकिन उसके बावजूद जो इम्पोर्ट का बिल है वो भी तो बढ़ रहा है। जी ठीक है। अच्छा, इसमें हम ये देख रहे हैं कि कहा यह जा रहा है कि मुल्क में जो दरामदात का बढ़ना है, इजाफा होना है, उसमें उसकी बड़ी वजह जो है निस्बतन सुस्त बरामदाती अमल कहा जा रहा है। इसके पीछे कौन से अवामिल हो सकते हैं? कोरोना को ही इसके पीछे भी आप समझेंगे? कोरोना का पाकिस्तान की इकॉनमी पर कोई खातिर था, मतलब कोई ऐसा डेवेस्टेटिंग, कोई तबाहकुन असरात कोरोना ने पाकिस्तान में मुरतब नहीं किए। वजह यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उसको बेहतर अंदाज से हैंडल किया है। सिर्फ ये सप्लाई एंड डिमांड है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे पास नए आइटम्स एक्सपोर्ट करने के लिए जो हैं वो तलाश करने में हुकूमत की नाकामी है। बिल्कुल ठीक है। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ शारिक वोहरा साहब पाकिस्तान से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इशाल, जहाँ पर हम कोरोना की बात करते हैं ना, तो लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ जो है ये तो निगल चुका है, लेकिन इस वबा के आगाज़ से ही दुनिया के जो गरीब अफराद हैं वो मज़ीद गरीब हो गए। और अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना ने दुनिया भर में 10 करोड़ अफराद को गुर्बत की वादी में धकेल दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने खबरदार भी किया इस हवाले से कि वबा की वजह से पैदा होने वाले जो मुआशी बहरान है, ख़त्म होने के अभी कोई आसार उसके नज़र नहीं आ रहे हैं। कोरोना से पहले जितने मुलाजमतों के मौक़े पैदा होने के इम्कानात थे, मतलब 2023 से पहले तक मुमकिन नहीं है कि दोबारा हमें उस तरह से मौक़े वो मुयसर आ सकेंगे। और उधर दुनिया की जो तीसरी बड़ी रिसर्च कंपनी है, उसके हवाले से उसके सर्वे के मुताबिक भी ये कहा गया है कि कोविड के दौरान हर 10 में से 6 पाकिस्तानियों को अपनी आमदनी में कमी का सामना करना पड़ा है, जिसको हम हमेशा जिसका रोना रोते रहते हैं। बिल्कुल। और 62% जवाब दहिंदगान ने बताया कि उनकी घरेलू आमदनी में कमी हुई है। 11% का कहना है कि उनकी आमदनी में इजाफा हुआ है, जबकि 28% का कहना है कि उनकी आमदनी में तो कोई तब्दीली हुई नहीं है। स्टेट बैंक दूसरी सरमाई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के रोज़गार पर असरात की खुसूसी सर्वे के मुताबिक 67 लाख अफराद की आमदन में
कमी वाक़ई हुई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और लॉकडाउन के दरमियान हमने देखा कि वर्कर्स की तादाद जो है वो 3 करोड़ 50 लाख की सतह पर आ गई थी। फिर कोरोना की वबा से कबल वर्कर्स की तादाद 5 करोड़ 57 लाख थी। मतलब हमने ये देखा कि वर्कर्स को, क्योंकि 50% हो गया था कि वर्कर्स जो 50% रखे जाएंगे, फिर उसमें कुछ बिजनेस बंद हुए तो उस वजह से भी जॉबलेस हुए लोग। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जिन्होंने मिल के लोगों को गुर्बत की तरफ धकेला है ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी ये बात करेंगे। डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साउथ एशिया पार्टनरशिप पाकिस्तान इरफान मुफ्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये बताइएगा, कोविड वबा ने तो लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया है। क्या माजी में हमने इस तरह के हालात देखे थे कि कभी आए हों और फिर इस बहरान से निकलने में मदद मिल पाई हो लोगों को? हाँ जी बिल्कुल। अगर देखा जाए तो पिछली एक सदी में कुछ 7 बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में आए हैं। और ग्रेट डिप्रेशन जो था 1930 और 32 का, उसके तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स थे। और अगर उसके स्टेटिस्टिक्स देखें तो कोई 15 मिलियन यानी को 1.5 करोड़ अमेरिकन के जॉब ख़त्म हुई, और इसी तरह कुछ 6 मिलियन यूरोप में लोग अनएम्प्लॉयड हुए। और फिर उसके बाद मुख्तलिफ और अदवार में इस तरह के इकनॉमिक क्राइसिस आते रहे हैं। और अभी रिसेंटली 2007 में जो ग्रेट रिसेशन था, उसके भी असरात काफ़ी हद तक दुनिया में महसूस हुए थे। लेकिन जो इसका जो मैग्नीट्यूड और स्केल इस इकोनॉमिक क्राइसिस का, ये पहले इस सदी में नहीं था। तो इससे ये जो स्टडी जिसका इजहार आपने किया है, ILO की स्टडी है, उससे पहले UN ने भी की, तो उससे तो साफ जाहिर होता है कि ये मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है। और जैसे भी आप कि तकरीबन कोई 25 करोड़ जो वर्कर्स हैं दुनिया के, उनकी आमदनी में बहुत कमी आई है। और पाकिस्तान में भी उसका इफेक्ट हुआ है। और सबसे अहम बात जो इस रिपोर्ट ने बताई है कि कोई 2 बिलियन इनफॉर्मल वर्कर्स हैं दुनिया में, जिनकी में कमी आई है और वो पॉवर्टी की लाइन की तरफ जा रहे हैं। तो ये बड़े ख़तरनाक ट्रेंड हैं। इतने बड़े मैग्नीट्यूड का माशी क्राइसिस अभी 100 साल में तो दुनिया ने नहीं देखा। तो इस हवाले से ये अहम क्राइसिस है। और इस पर इसका पाकिस्तान पर तो ज़ाहिर असर, जैसे आपने कहा, स्टेट बैंक ने बताया, हमारे इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तकरीबन को 60 से 65 लाख पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर पर गए हैं मज़ीद। यानी 8 करोड़ पाकिस्तानी पहले गरीब थे, तो इसमें कोई 60-70 लाख लोगों का इजाफा हुआ है सिर्फ इस 1.5 जो कोविड में हुआ है। तो ये बड़ा ही खतरनाक। अच्छा मुफ्ती साहब, अक़वाम मुत्तहिदा ये कहता है कि रोज़गार की मंडी की जो वबा है, उससे पहले की जो सतह है, उस पर वापसी 2023 से पहले तक मुतवक्के नहीं है। ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क को तो किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, और इन मसाइल से निकलने के लिए हिकमत अमली क्या अपनानी चाहिए? हाँ, ये भी आपने जो बात कही है, ये 2023 में रिकवरी की, ये एम्बिशियस बात है, क्योंकि अभी तो कोविड चल रहा है, वैक्सीन के चल रहे हैं। तो जब तक वैक्सीन सक्सेसफुल नहीं होती, कोविड को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। और उसकी जो वेव्स हैं वो अभी मुसलसल आ रही हैं। सो ये तो अभी एक प्रोजेक्टेड सा एस्टिमेट है कि 2023 में अगर आज हालात ठीक हो जाएं तो 2023 में मार्केट रिकवरी कुछ हो जाएगी। लेकिन अभी जो GDP एनालिसिस हैं वो तो ये बता रहे हैं कि मनफी ग्रोथ है। और ये मनफी ग्रोथ जब आता है तो ये चंद साल चलता है। तो लगता ये है कि ये 2023 अभी एम्बिशियस बात है, ये शायद इससे ज़्यादा तवील होगा। और पाकिस्तान में देखें, पाकिस्तान एक लिहाज से बल्कि 2 हवालों से बेहतर रहा है। पाकिस्तान ने कोविड जिस तरह से हैंडल किया है वो ज़रा बेहतर स्ट्रेटजी थी। बहुत सारे मुल्कों से बेहतर हमने इसको डील किया है, जिसकी वजह से हमारी लेबर मार्केट का इफ़ेक्ट वो नहीं आया जो दीगर दुनिया के मुल्कों में आया है। और हमने किसी हद तक मार्केट को चलाए रखा है, जिसकी वजह से। और सबसे अहम बात अगर आप ये देखेंगे तो इसमें एग्रीकल्चर पर इसका इफेक्ट बहुत कम गया है, वो -0.3 पर है। जबकि जो सर्विस सेक्टर है, जैसे होटलिंग है, जैसे सर्विस सेक्टर है, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा गया है। तो पाकिस्तान की एक बड़ी लेबर फोर्स जो है वो या तो एग्रीकल्चर में है या इनफॉर्मल वर्कर है। तो इस हवाले से देखा जाए तो पाकिस्तान में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं बनिस्बत दीगर मुल्कों के। लेकिन अभी का जो ट्रेंड है, जिसका इस रिपोर्ट में भी जिक्र है, पाकिस्तान एक लो मिडिल इनकम ग्रुप कंट्री है। इसमें जो इफेक्ट है वो मल्टीपल है और इसकी रिकवरी भी टाइम लेगी। जिसका ये मतलब है कि देखिए, आपकी इकॉनमी डिपेंडेंट है दीगर मुल्कों की इकॉनमी पर। जब तक वो इकॉनमी ग्रो नहीं करेंगी, आपकी इकॉनमी पूरी तरह से ग्रो नहीं करेगी। जैसे आप देखिए, इसमें अरब कंट्री का इसमें एनालिसिस दिया है कि वहाँ भी स्लो डाउन हुआ है। तो आपकी बहुत बड़ी लेबर फोर्स वहाँ काम करती है। वो या तो
राइट हुई है या वो कम वेजेस पर चले गए हैं, तो आपकी जो डिपेंडेंस है ऑन अदर इकोनॉमी वो भी आपको इफेक्ट करती है। लेकिन डोमेस्टिकली अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है, खासतौर पर 2021। बिल्कुल ठीक है इरफान मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और इस रिपोर्ट की रोशनी में भी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से फैसले किए थे जिसको आलमी सतह पर सराहा भी जा रहा था, तो हम ये उम्मीद रख रहे हैं। लेकिन साथ ये भी कहा है उन्होंने मुफ्ती साहब ने कि ये एम्बिशियस है कि अगर हम ये देखें कि 2023 में तक हम वापस आना शुरू हो जाएंगे, तो ऐसा भी फ़िलहाल लग नहीं रहा। उसका हल हमारे पास एक ही है इस वबा से निकलने का, कि हम खुद को वैक्सीनेट करवाएं, और जब हम लोग हर्ड इम्यूनिटी की जाने बढ़ रहे होंगे तो फिर सूरत हाल मामूल के मुताबिक हो रही होगी, हमें लॉकडाउन्स नहीं करने पड़े होंगे, हमें लंबी छुट्टियां नहीं करनी पड़ी होंगी, जिसकी वजह से अभी हम बात कर रहे थे तो शारिक वोरा साहब हमें बता रहे थे कि वो लंबी छुट्टियां हुई जो हुकूमत ने मौक़िफ़ अपनाया, उस वजह से भी ट्रेड डेफिसिट हमें मई के महीने में देखना पड़ा। तो इस वक्त इन तमाम बातों से हमें हासिल वसूल क्या हुआ, वो ये है कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। अब हमने ये देखना है कि हम अपनी जिम्मेदारी किस हद तक पूरी करते हैं, कितनी जल्दी पूरी करते हैं, ताकि जो मुल्की हालात हैं वो बेहतर हो सकें, मईशत बेहतर हो सके। अब कुछ अच्छी खबरें भी हैं PSL के हवाले से। हाँ जी, आखिरकार, लेकिन अभी भी उसके ऊपर दोबारा से ना वो चल रही हैं चीजें कि क्या होना है क्या नहीं होना। रमीज राजा साहब ने थोड़ी सी जो ट्वीट किया ना, उसके बाद मामला थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे है। PSL सीजन 6 के हवाले से बताया गया है कि जो बकिया मैचेस हैं उनका इनाकाद जो है वो अब होने जा रहा है। जो बेयकीनी के बादल थे वो किसी हद तक छट चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मैचेस 9 जून से 24 जून तक अबू धाबी में खेले जाएंगे। हाँ जी, क्वालिफायर और एलिमिनेटर जो हैं उनके समेत इवेंट के दौरान 6 डबल हेडर्स भी खेले जाएंगे, जबकि फाइनल 24 जून को होगा। और टूर्नामेंट के मैचेस मुत्तहिदा अरब अमारात के वक्त के मुताबिक रात 8 बजे शुरू हुआ करेंगे, और डबल हेडर्स वाले जो मैच है उनको कहा जा रहा है कि UAE वक्त के मुताबिक तकरीबन 5 बजे हुआ जाएगा, लेकिन उसकी 6 बजे के हवाले से भी खबरें सामने आ रही थी, और डबल हेडर्स का भी उसी दिन के हवाले से बताया जा रहा है। एक खबर है कि 10 बजे, एक है कि 11 बजे, उसके ऊपर कुछ कन्फ्यूजन अभी चल रही है, जिसकी वजह से रमीज राजा साहब ने भी कहा अभी कुछ ये फाइनल नहीं है, ये टेंटेटिव इसको समझने में। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा है कि मतलब PCB ने जो शेड्यूल तब्दील किया है, ये मजीद भी शेड्यूल जो है वो तब्दील हो जाए, क्योंकि अब जब तक ये कन्फर्म अब मैचेस शुरू नहीं हो जाते तब तक जो है वो कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा। किसी वक्त भी शेड्यूल जो है वो दोबारा चेंज किया जा सकता है, और ख़त्मी इसको जो है वो आप नहीं कह सकते कि जी बस मैच शुरू होने वाला है। अच्छा, अब उधर पाकिस्तान सुपर लीग की एक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर ने ज़िला इंतज़ामिया के ताउन से गुलबर्ग में कलंदर्स वैक्सीनेशन सेंटर भी कायम कर दिया है, जो कि एक बिल्कुल मुनफरिद चीज़ है। और इस मौके पर CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब का कहना है कि जान है तो जहान है। ये फैसला जो किया गया इस पर भी बात करेंगे, जो अभी हमारे सामने स्केड्यूल आया है उस पर भी बात करेंगे। CEO लाहौर कलंदर्स आतिफ राना साहब मौजूद है। राना साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। लाहौर कलंदर्स की इंतज़ामिया की जानिब से लाहौर में जो कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर लगाने का ख्याल है वो कैसे आया था, किसके जहन में आया था, और इस वक्त तमाम शायकीन और फ्रेंचाइज इंतज़ामिया की नज़रें PSL पर लगी हुई थी और आप लोग ये सोच रहे थे? देखें, बहुत ज़्यादा अहमियत है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और हमने तो कलंदर्स ने डे 1 से, आपने जिस तरह देखा हमारा प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसके बाद हमने अपना कम्युनिटी बेस करवाया, फिर उसके बाद हमने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया। तो पिछले 5-6 साल की एक जर्नी है जो कलंदर्स ने पूरा साल जी है, सिर्फ PSL के लिए नहीं। तो ऑब्वियसली जब ये कोविड की सिचुएशन हुई और पहले टूर्नामेंट पोस्टपोन हुआ, फिर प्ले ऑफ कराची चले गए, फिर उसके बाद दोबारा कराची में शुरू हुआ, फिर बायोसिक्योर बबल के बर्स्ट होने की वजह से हमें लीग को अबू धाबी मुंतकिल करना पड़ा। सो बड़ी ख्वाहिश ये है कि लाहौर कलंदर्स अपने फैंस में, लाहौर के अंदर अपने फैंस के सामने टूर्नामेंट खेले और अच्छी परफॉर्मेंस दे। सो उसके लिए जो डिप्टी कमिश्नर हैं लाहौर की, जो ज़िले इंतज़ामिया के जो इंचार्ज हैं मुदस्सर मलिक साहब, उनके साथ मिलकर हमने बहुत से प्लान बनाए थे लाहौर के अंदर डिफरेंट इनिशिएटिव्स लाने के लिए। सो वो कोविड की वजह से वो भी रुक गए। सो उनके साथ जब ये डिस्कशन हुई कि हम लाहौर को 6 महीने के अंदर अंदर सारे लाहौर को वैक्सीनेट कर देते हैं, ताकि जब PSL 7 जो आए तो उसके अंदर फिर हमारे पास ये एक्सक्यूज ना हो और लाहौर में और कलंदर अपने फैन के सामने मैच क्रिकेट हो देखने के लिए। अच्छा, ये भी राना साहब बताइएगा, PSL का जो शेड्यूल है फ्रेंचाइजी से मशवरे के बाद रखा गया है, क्या आप समझते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात में जून की गर्मी में ये मैचेस हो सकेंगे?
हाँ देखिए, चैलेंजिंग तो बहुत ज़्यादा है। अब ऑब्वियसली पेंडेमिक है, पेंडेमिक की वजह से आप किसी को बोर्ड इल्ज़ाम उस तरह नहीं ठहरा सकते, बट जो बायोसिक्योर बबल जब बस्ट हुआ कराची वाला, सो उसके बाद जो विंडो थी वो सिर्फ यही विंडो अवेलेबल थी। अदरवाइज फिर लीग को आपको नेक्स्ट ईयर लेके जाना पड़ता, और नेक्स्ट ईयर सीजन 7 भी साथ होता, तो वो 2 सीजन इकट्ठे तो नहीं हो सकते थे। सो मेरे ख्याल में पीसीबी की मैनेजमेंट की, माली साहब की, वसीम खान साहब की और सलमान नसीर साहब की, जो पिछले तकरीबन 1 महीने से वहाँ बैठे हुए अपनी टीम के साथ, उनकी बहुत बड़ी काविश है कि एटलीस्ट उन्होंने इस चीज़ को पॉसिबल बनाया कि लीग का इनेकाद जो है वो मुमकिन हो सके। और चैलेंजेस तो हैं, डेफिनेटली हैं, बट हमने ब्रांड की कंटिन्यूटी भी हमें चाहिए। और जिस तरह मानी साहब कहते हैं कि वो पाकिस्तान सुपर लीग को दुनिया की नंबर 1 लीग बनाना चाहते हैं, सो दुनिया की नंबर 1 लीग बनाने के लिए कंटिन्यूटी ब्रांड के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हम ये समझते हैं कि पीसीबी ने बहुत ज़बरदस्त ऐसा इक़दाम है उनका कि उन्होंने कोशिश की और वहाँ पे अबू धाबी में मैचेस करवाने लगे हैं। और दूसरा ये है कि उससे एक इसका एक अच्छा पहलू ये भी है कि जो लाहौर में जिस तरह लोग जो है लॉकडाउन में है ज़्यादातर, और वर्क फ्रॉम होम भी चल रहा है, सो उनके पास उतनी ज़्यादा सेलिब्रेट करने के लिए चीज़ें नहीं है। और ऑब्वियसली आपको पता है गर्मी भी काफ़ी होती है, तो एटलीस्ट पीएस है जो उसके जो रिमेनिंग मैचेस हैं वो एक ताज़ा हवा का झोंका हो गए। ठीक है राना साहब, ये भी बताइएगा कि रमीज़ राजा साहब ने ट्वीट की, उन्होंने बताया कि अभी कुछ स्केड्यूल तब्दील भी हो सकता है, इसको आप हतमी ना समझ लें, इसको आप फाइनल ना समझ लें। आपको लगता है कि अभी भी बेयकीनी के बादल कुछ मौजूद हैं, या फिर नहीं ये बात दुरुस्त नहीं है, अब जो हो गया वो फाइनल हो गया? देखिए पिछले कुछ 10-15 दिन में वो कभी खुशी कभी गम की तस्वीर बनी हुई थी पीएसएल, लेकिन फाइनली अप्रूवल आ गई है। और मेरा नहीं ख्याल कि स्केड्यूल जो है वो ज़्यादा चेंज होगा, और इसी स्केड्यूल के साथ पीसीबी ने आई थिंक अनाउंस भी शायद कर दिए। और मेरा ख्याल है कि अब इंशाल्लाह चीज़ें स्मूथ चलेंगी, और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान का प्रीमियम टूर्नामेंट है, पाकिस्तान की पहचान है, पाकिस्तान के करोड़ों लोगों के दिल धड़कते हैं इस पीएसआर। सो हमें उम्मीद ये रखनी चाहिए कि इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राना साहब, आप सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। उनके नज़दीक तो शायद कोई अभी गैर यकीनी के बादल मौजूद नहीं है, जिस तरह से रमीज़ राजा साहब कह रहे हैं, लेकिन साथ उन्होंने कहा कभी खुशी कभी गम वाला माहौल भी 15 रोज़ से बना हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो स्केड्यूल दे दिया गया है वो समझ रहे हैं कि अब इसी के मुताबिक मैचेस होंगे, और हम भी यही उम्मीद रखते हैं कि मैचेस इसी के मुताबिक होंगे और कोई मसला नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे ही। और हमजा, एक और भी बड़ी अच्छी बात है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हवाले से ताज़ा तरीन जो वनडे रैंकिंग है वो जारी की गई है, और पाकिस्तान बल्लेबाज बाबर आजम की पहले नंबर पर हुक्मरानी बरकरार है। और नई रैंकिंग जो आई है उसके मुताबिक जो है भारतीय कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा जो है वो बिलतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर ही मौजूद हैं, लेकिन इस पर कब्जा किसका? पहली पोजीशन पर हमारे कप्तान बाबर आजम का। और बेहतरीन 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त में पाकिस्तानी बल्लेबाज फ़खर जमान भी 7वीं पोजीशन पर बरकरार हैं वहाँ पर। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर आप देखें बॉलिंग में न्यूजीलैंड के ट्रेंट बॉलेट हैं पहले पर, और फिर बांग्लादेश के मेहदी हसन हैं जो कि दूसरे पर हैं, फिर अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान हैं जो कि तीसरे नंबर पर विराजमान है। और आपको इसमें एक और बात बताऊं, इस पूरी फहरिस्त में टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई भी बॉलर मौजूद नहीं है। मोहम्मद आमिर मौजूद थे जो आहिस्ता क्योंकि इतने अरसे से क्रिकेट नहीं खेली, फिर उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी, तो वो भी अब इस फहरिस्त से बिल्कुल बाहर आ गए हैं। खैर, ऑलराउंडर्स की जो फहरिस्त है उसमें बांग्लादेश के शाकिबुल हसन जो हैं वो पहले नंबर पर हैं, इंग्लैंड के बेन स्टोक्स जो हैं दूसरे पर हैं, और अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और इस फहरिस्त में अमाद वसीम 7वीं पोजीशन पर ऑलराउंडर की फहरिस्त में जो है वो आ रहे हैं। लेकिन हमें ये है कि जी बाबर आजम का जो कब्ज़ा है वो अभी तक पहली पोजीशन पर उसी तरीके से कायम है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो कायम रहेगा। हम T20 के हवाले से भी देख रहे थे कि वो अब पहली पोजीशन पर आने के बहुत करीब आ चुके हैं। जब हम इंग्लैंड जा रहे हैं और वेस्ट इंडीज़ जा रहे हैं तो हम ये भी उम्मीद रखते हैं कि बाबर आजम वो भी पहली पोजीशन बाकियों से छीन लेंगे और छीन कर पहले नंबर पर आ जाएंगे, मलान को पीछे छोड़ देंगे, खुद आगे चले जाएंगे। और टेस्ट में हमें जिम्बाब्वे से बड़ी उम्मीद थी कि जब जिम्बाब्वे में थे वहाँ पर कुछ अच्छा कर रहे होंगे और वहाँ पर भी टॉप पोजीशन होगी, लेकिन वहाँ पर बड़ी नहीं हो सकी, वहाँ पर भी और बैड लक रही। जो उनकी एक मैच में एक उनके खेल में मुस्तकिल मिजाजी होती है ना, वो नहीं है। कभी उन्होंने बड़ा शानदार खेल पेश कर दिया तो अगले ही टेस्ट में मतलब अच्छा, आप देखें ना किस तरीके की परफॉर्मेंस हो जाती है। हमजा नहीं इतना वो ये आप चेक करें कि मुस्तकिल मिजाज नहीं है एक शख्स और वो पहले नंबर पर विराजमान है, मतलब आप चेक करें। वो मुस्तकिल मिजाज हैं, लेकिन जब वो मतलब फर्स्ट बॉल पे आउट हो जाते हैं तो वो भी बड़ा आप देखें ना कि दुख होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। हाँ, ऐसा हमेशा नहीं होता कि वो अच्छी परफॉर्मेंस भी दे, ऐसा भी हमेशा नहीं होता। जो जिम्बाब्वे के खिलाफ थी वो पहली गोल्डन डक थी, उससे पहले उनकी कोई गोल्डन डक नहीं थी। और हम उम्मीद यही करते हैं कि हमारे बाकी प्लेयर्स भी अच्छा खेल रहे होंगे और हम
जो PSL की बात कर रहे हैं, अब PSL होने जा रही है और वहाँ पर हमें उम्मीद है क्योंकि बायोसिक्योर जो बबल का ख्याल रखा जाएगा वो अब पाकिस्तानी कोई जो है बोर्ड भी नहीं रख रहा है, एक आपने आउटसोर्स किया है, कंपनी आपने आउटसोर्स किया है, वो इसको सिक्योर कर रही होगी कि आप लोग बाहर तो नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर कोई नाश्ते नहीं आ रहे होंगे, कोई घरों से खाने नहीं आ रहे होंगे, जो सीनियर प्लेयर्स अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए मंगवा रहे होंगे और ये लीग अच्छे तरीके से हो पाएगी। और इसके साथ नत्थी हो रही है IPL और फिर T20 वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसा ही है और इस वक्त नज़रें PSL पर भी जमी हुई हैं और फिर उसके बाद जो लोग ये सोच रहे हैं कि T20 की टीमें जो है वो जब से कैजुअल हो जाएगा और जिस तरीके से टीमें शेड्यूल दी जाएंगी, कौन कौन से प्लेयर्स होंगे वो जो खेलने के लिए जाएंगे, ये सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो शायकीन क्रिकेट है उनके दिमागों में चल रही हैं। लेकिन आप सोचते रहिए, देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपने बहुत ज़्यादा हम दोनों को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।